मैसेज कर दिए थे सबको। क्या क्या रीड करेंगे हम आज, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस में क्या करेंगे, थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे, क्या चीज डेबिट करनी होती है हमें, क्या चीज क्रेडिट करनी होती है। सबसे पहले हमें ये अकाउंट्स बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। हमें ये तो पता है डेटर्स है, हमें इससे पैसा लेना है। पैसा लेना है तो क्या डेटर्स को डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है? किसी को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर को उधारी ली थी, मैंने सामान लिया था, परचेज को मेरे को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये हमें जहां तक है नहीं पता होगा। अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले हमें ये भी जानना होगा कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। और उसके लिए हमारे पास रूल बने हुए हैं। अकाउंटिंग एक रूल के बेस पर डिपेंड है, तो हर चीज का रूल होता है। साइंस में रूल होते हैं, सारे फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में भी रूल होता है। ये रूल है हमारे पास, पढ़ते हैं उसे। दो तरीके से अकाउंटिंग होती है हमारे पास, एक इंग्लिश अप्रोच और एक अकाउंटेंसी अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच और अकाउंटिंग अप्रोच। इंग्लिश मतलब ट्रेडिशनल, जो पहले से चलता आ रहा है हमारे पास। उसमें दो तरीके के खाते होते हैं हमारे पास, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब नाम से पता चल रहा है हमें, पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड। इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। पर्सनल मतलब जैसे कि राम अकाउंट, डेटर है मेरा। क्रेडिटर का अकाउंट है, कोई सा भी नाम ले लो आप अपने क्रेडिटर का। कोई पेमेंट करनी है मेरे को सैलरी की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसी की देनी है मेरे को। किसी पर्सन को लिंक करते हैं ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब किसी लेबर के अकाउंट की जगह हमने नाम लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये सारे होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन को लिंक करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट हमारे दो तरीके से होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो अदर देन पर्सन होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं। जो पर्सन से लिंक नहीं है वो हमारे इम्पर्सनल है। जैसे कि फिक्स एसेट्स का अकाउंट, जैसे कि एक्सपेंस का अकाउंट, किसी एक्सपेंस का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट। सैलरी मेरा पर्सन नहीं है, सैलरी मेरा खर्चा है। फिक्स एसेट्स मेरा खर्चा है, मेरी एसेट्स है। और पर्सनल अकाउंट मेरे डेटर क्रेडिटर, किसी को सैलरी देनी है। सैलरी दे दी है तो वो मेरा खर्चा हो गया। सैलरी देनी है तो मेरे को, मेरा मतलब पर्सन को लिंक कर दिया किसी को, वो होती है मेरे पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल को तीन तरीके से डिवाइड करेंगे हम, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे कि हम लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन बींग है। राम अकाउंट, राम की हो सकता है प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो उसके प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम लिख देंगे हम। घनश्याम अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जो भी है ये हमारे पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया है। मनुष्य द्वारा किसे बनाया गया है? किसी कंपनी को बनाया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है। वो पर्सन तो नहीं है ना, इंडिविजुअल तो नहीं है। भगवान ने तो नहीं बनाया उसे, उसे तो हम लोगों ने बनाया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मैंने उससे कोई डीलिंग करी है, उससे कोई सामान खरीदा है, बेचा है, तो उन सब अकाउंट्स को क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जिसे हम लोगों ने बनाया है। नेचुरल पर्सन होता है राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राम ट्रेडर, घनश्याम ट्रेडर। ये सारे नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है हमारे प्राइवेट लिमिटेड, जितनी भी हमने खुद बनाई है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब पहले नाम से डिपेंड, ये क्लियर कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी को, किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ग्रुप को, समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी। सैलरी एक पर्सन को देनी है हमें, सैलरी मजदूरों को देनी है। या तो मैं बहुत सारे मजदूरों का अकाउंट अलग अलग बनाऊं, या मैं एक कॉमन हेड बनाता हूँ, सैलरी पेएबल। 31 मार्च की सैलरी मैं सारी उसमें डाल देता हूँ, सैलरी पेएबल अकाउंट। सैलरी अकाउंट को मैं खर्चा डाल देता हूँ, एक सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, क्योंकि मैंने अभी तक पे नहीं करा है, मेरे को आने वाले टाइम में उन्हें, महीने 10 दिन में उन्हें पे करना है। इसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरीके से होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स, मेरी एसेट्स। कॉमनली लेना, एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट। एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट्स, मतलब कि एसेट्स अदर देन डेटर्स।
या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। एसेट्स अदर देन डेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को छोड़ के कौन सी एसेट बचती है हमारे पास? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट किससे लिंक होते हैं हमारे? सेल, परचेज, कोई भी रिवेन्यू है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, अदर देन रियल अकाउंट और अदर देन पर्सनल अकाउंट। सारे बचे हुए हमारे सेल, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है जी। हेलो, हाँ दीपक जी, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, आपने एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट बताया, हाँ इसमें तो हाँ, हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए। देखो हमारे ना दो तरीके से अकाउंट, सबको बता रहा हूँ मैं, हमारे दो तरीके से अकाउंट बनते हैं। दो तरीके के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से लिंक है, हाँ जी। किसी इंडिविजुअल से लिंक है, किसी कंपनी से लिंक है, या किसी ग्रुप को दर्शाता है वो अकाउंट, यानी कि सैलरी पेएबल, किसी को देनी है अच्छा, मेरे ये को। जो तीसरे वाला आपने बताया ये सैलरी पेएबल है। हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है वो मेरा सैलरी पेएबल, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मेरा, कोई भी एक्सपेंस मेरे को लेना है, इनकम लेनी है किसी से। अच्छा अच्छा, ये लेने वाले हैं। हाँ, लेने भी हो सकता है, देने भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इनमें। ठीक है। इनमें लेना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पर्सनल अकाउंट लेना भी हो सकता है, देना भी हो सकता है, मतलब किसी पर्सन से लिंक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, मतलब मेरी एसेट्स है वो, डेबिट एसेट्स है पे या क्रेडिट लायबिलिटीज दोनों है। में आ जाएंगे ये। हाँ जी, डेबिट में भी आएंगे, क्रेडिट में भी आएंगे। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट मेरा क्या पर्सन से लिंक है। ठीक है। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसे हमने बनाया है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे हाँ, कंपनी प्राइवेट बनाते हैं हम, लिमिटेड भी प्राइवेट हैं, लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी फर्म ट्रस्ट। वगैरह है जैसे। हाँ, जो फर्म वगैरह है। अगर इंडिविजुअल फर्म है तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा। वो तो इंडिविजुअल है ना, मनुष्य द्वारा बनाई, वो भगवान ने बनाई हुई है, वो तो फर्म का नाम तो हम आगे लगा देते हैं। ठीक है। ठीक है। पैन नंबर सेम रहता है, पैन बेस हमारा सेम रहता है। ठीक है। रियल अकाउंट ठीक है। हमारे होता है फिक्स एसेट्स वगैरह। रियल रियल अकाउंट, अकाउंट में रियल फिक्स अकाउंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स आते हैं नॉर्मली। ठीक है। एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट, एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट्स, एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट, फिक्स एसेट्स ही बचती है हमारे पास। ठीक है जी। एसेट साइड में एस रियल अकाउंट वही बचेंगे हमारे। एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्ति विशेष वाले अकाउंट हटा दो सारे, तो फिक्स एसेट्स में मेरे वही बचेंगे जो हमारी, वो क्या कहते हैं, रियल अकाउंट में वही अकाउंट बचेंगे जो हमारे पास फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स में जो खर्चे वगैरह हैं तो हमारे, खर्चे नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे, खर्चे इनकम वो जितने भी है वो नॉमिनल अकाउंट कहते हैं हम उन्हें। फिक्स एसेट्स में जैसे फर्नीचर वगैरह है, ये फिक्स एसेट्स हो गए हाँ, ना। ये सारे रियल लैपटॉप अकाउंट है वगैरह, हमारे, ये सारे रियल ये अकाउंट है। रियल अकाउंट। हाँ, और जो नॉमिनल अकाउंट है वो खर्चे वगैरह ये के जो अकाउंट खर्चे हमारे, है जी। जो ये नॉमिनल अकाउंट में वैसे जो खर्चे होते हैं हमारे, जो खर्चे हो डेली गए, बेसिस सेल, पे या वीकली इनकम बेसिस भी पे, हो गई, इनकम है। खर्चे मतलब कि बिजली बिल सैलरी, वगैरह है, ये बिजली, क्या आ हाँ जाएंगे। बिजली, टेलीफोन, स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस, परचेज, परचेज के बाद सेल, सेल भी नॉमिनल अकाउंट है मेरा। अच्छा, ये सेल परचेज भी इसी में आएगा हाँ नॉमिनल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। जो एसेट्स है वो मेरी इसमें आ जाएंगी सारी, रियल अकाउंट में, ठीक और इसमें पर्सनल अकाउंट है। में। एसेट्स जो हमारे ठीक है जी। हेलो। खर्चे हो चुके हैं, जैसे हम कुछ फायदा नहीं उठा सकते, हो चुके हैं हमारे। हाँ जी। ठीक हेलो। है। हाँ हेलो। हेलो हाँ जी सर। हाँ, समझ आ रहा है ना? जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है इसमें सारे पेबल आते हैं हमारे, हाँ, सारे पेबल रिसीवेबल सारे आते हैं इसमें। और जो खर्चे हो चुके हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट। वो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे है ना, वो तो मेरे, वो तो मैंने बुक कर लिए खर्चे। जो मेरे को खर्चे हैं, जो मेरे खर्चे बुक भी कर लिए, और देने हैं किसी को अब मैंने। देने मतलब दे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी को, व्यक्ति विशेष को। अगर पेबल होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे, हाँ, पे अगर अरे खर्चे हो गए तो खर्चा भी है और पेबल भी है, दोनों एक साथ भी तो हो सकता है। मार्च की सैलरी है, खर्चा भी है और पेबल भी है। ठीक है सर। भाई पंकज, तो फिर खर्चा भी हाँ है जी और सर। पेबल भी है। हाँ खर्चा जी नॉमिनल में चला गया और पेबल मेरा रिप्रेजेंटेटिव में चला गया। रिप्रेजेंटेटिव में आ गया, ठीक है ठीक सर, है। ठीक और है समझ गया। और रियल भी ठीक हो है सर, सकता है, ठीक है। और रियल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फिक्स एसेट्स खरीदी हाँ पर उसकी जी, पेमेंट नहीं करी हमने, हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। जी, ठीक है सर। ठीक है। फिक्स एसेट्स खरीद, एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ ये चीज। ठीक है सर। फिक्स एसेट्स मैंने खरीदी, उसकी पेमेंट नहीं करी, फिक्स एसेट्स मेरा रियल अकाउंट हो गया, पेमेंट नहीं करी, प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा था, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट हो गया मेरा।
एक तरफ मेरी लायबिलिटी में आ जाएगा, एक तरफ मेरी एसेट्स में आ जाएगा, फिक्स एसेट्स में। ठीक है जी। नॉमिनल अकाउंट मेरे सारे खर्चे इनकम जितनी भी है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मेरे जितने भी नेचुरल पर्सन है, तो हम इंडिविजुअल से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल, प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्ट कंपनी जितनी भी हमने बनाई है खुद, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी। अब इसका एक रूल है, अपनी अपनी कॉपी में लिख लो आप ये रूल ना। पर्सनल अकाउंट डैश डाल के ना एक रूल लिखो, उसके आगे पर्सनल अकाउंट को अंडरलाइन कर दो और उसके नीचे एक रूल लिखो। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जो सारी जगह यूज होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, आप इन रूल को कंसीडर करना, सारी एंट्री हो जाएंगी। पर्सनल अकाउंट अंडरलाइन करके नीचे ये लिखना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट, सपोज करो मैंने राहुल से पेमेंट ली, सपोज करो मैंने राहुल से पेमेंट ली, मैंने ली, कैश अकाउंट मेरे पास आ गया किताबों में, और राहुल ने मेरे को पेमेंट दी है। राहुल का अकाउंट में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। सर ये समझ आया क्या बोला मैंने? एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर। दोबारा रिपीट कर दूं? देखो, हाँ जी सर। पर्सनल अकाउंट का रूल जो है मेरे पास, एक रूल है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राहुल ने मेरे को पेमेंट दी, कभी भी मैं अपनी किताबों में अपना नाम नहीं लिखता, ये ध्यान रखना पहले बात तो। कभी भी मैं अपनी किताबों में अपना नाम नहीं लिखता। क्या मैं अपने आप को लूंगा दूंगा? पहली बात तो ये बताओ। ठीक है। कभी भी कोई भी फर्म अपने आप को दे सकती है पेमेंट? एक जेब से निकाल के दूसरे में रखने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये अपने अकाउंट है इसलिए, एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ बताओ आप। जैसे हमारे अपने अकाउंट है इसलिए हम अपने नाम नहीं लिखेंगे उसके अपना अंदर, नाम नहीं लिखेंगे, हमारा लेजर उसमें कैपिटल अकाउंट शो करते हैं हम लोग। हमारी फर्म के नाम से चल रहा है, हमारे नाम से चल रहा है। हाँ हाँ, फर्म के में में हेड पे हमारा नाम आ चुका। नाम की जगह, आपके नाम की जगह कैपिटल अकाउंट शो करते हैं हम आपका। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कल एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेपरेट एंटिटी मतलब मेरी कैपिटल अलग है, मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है। मतलब मेरा बिजनेस को बिजनेस की तरह मानूंगा मैं, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूंगा उसमें। बिजनेस को मेरे को पेमेंट देनी है क्योंकि कैपिटल दिखा रखा है मैंने, कैपिटल इतनी लगा रखी है। कल को बिजनेस बंद करूंगा तो मैं उतना कैपिटल निकालूंगा ना वापस। ठीक है जी। ठीक है ना। इसमें पर्सनल अकाउंट में रूल जो यूज होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देने और लेने वाले को समझो। मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, एंट्री उसकी, उस पर्सन को डेबिट कर दूंगा। मैं दे रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव कर रहा है। मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा कभी भी। ठीक है। मैं कहीं पे भी अपनी बात नहीं करूंगा, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ बात, सामने वाले के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई सामने वाला रिसीव कर रहा है या सामने वाला पेमेंट कर रहा है मेरे को, उसके लिए रूल है ये, जो मैं अपनी बुक्स में फॉलो करूंगा। सामने वाले ने पेमेंट रिसीव करी, राहुल ने रिसीव करी है पेमेंट मेरे से, तो राहुल के अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। ठीक है। सामने वाले ने पेमेंट मेरे को दी है तो राहुल के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है। डेबिट द रिसीवर, अगर राहुल ने रिसीव करी है पेमेंट तो डेबिट कर दूंगा मैं उसको। राहुल ने मेरे को पेमेंट दी है, गिवर है वो, तो उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी। अब दूसरे रूल पे आते हैं, किसी को कोई दिक्कत? पंकज, हेमंत, नहीं सर। हेमंत आपको दिक्कत कुछ? मीनाक्षी जी नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट, हमने पर्सनल अकाउंट देखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये लिख लेना एक जगह, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या फॉलो करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो पर्सन क्रेडिट पेमेंट कर रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉर्मल रूल है, सबको याद होता है वैसे नॉर्मल। ठीक है, आगे देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो तरीके के अकाउंट थे, रियल और नॉमिनल।
रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में मतलब कि हमारी सारी एसेट्स अदर देन डेटर्स या पर्सनल अकाउंट बोल देंगे हम उसे, डेटर्स या पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से लिंक है वो सारे हमारे नहीं है लिंक, जो पर्सन से लिंक नहीं है वो हमारे रियल अकाउंट। तो हमारे कौन से अकाउंट बचेंगे इसमें? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम छू सकते हैं या छू नहीं सकते। छू सकते हैं कौन सी एसेट होती है हमारी? लैंड, बिल्डिंग, यहाँ पे देखो ये आ गई। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल होते हैं, टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं। कौन सी एसेट होती है जिसे हम छू सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक मेरा पर्सन नहीं है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मेरा पर्सन नहीं है, तो भी ये रियल अकाउंट है मेरा। कौन से अकाउंट है? एसेट्स, सारी एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट, सारी एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट, वो मेरे रियल अकाउंट होते हैं। टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी मेरा रियल अकाउंट है। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल, दो तरीके की एसेट होती है, टेंजिबल या इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते। छू नहीं सकते मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ठीक है जी। सर किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ठीक है। अब इसका जो रूल होता है हमारे पास, वो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये लिख लो अपने पास एक कॉपी में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास? कैश आ रहा है तो डेबिट कर दूंगा मैं। मशीनरी आ रही है तो डेबिट कर दूंगा। क्या कहता है? गुडविल आ रही है मेरे पास तो डेबिट कर दूंगा। पेटेंट आ रहा है, मैंने पेटेंट खरीदा है तो डेबिट कर दूंगा। ट्रेडमार्क खरीदा है मैंने, डेबिट कर दूंगा किताबों में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मेरे पास आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो मेरे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। सपोज करो मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कैश में, प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास आ रही है, रियल अकाउंट है वो। प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट है मेरा, आ रही है मेरे पास तो मैं उसे डेबिट करूंगा किताबों में। और मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है उसे मैं क्रेडिट करूंगा। क्या मेरे पास आ रहा है, क्या मेरे पास जा रहा है। ठीक है जी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टेंजिबल एसेट मैंने खरीदी उधारी पे। क्या खरीदी मैंने? उधारी पे। उधारी मतलब क्रेडिट पे। मैंने मशीनरी खरीदी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से उधारी पे 1,00,000 रुपए की। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया मेरे पास? प्लांट एंड मशीनरी मेरी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास तो आ रहा है, तो आ रहा है तो मैं डेबिट कर दूंगा किताबों में अपनी। अब दूसरा अकाउंट क्या? उधारी पे खरीदी। उधारी मतलब क्रेडिटर, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे आती है मेरी? कौन से रूल में आती है? प्राइवेट लिमिटेड आएगी मेरी आर्टिफिशियल पर्सन, उसके लिए मैं ये वाला रूल फॉलो करूंगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी उसने मेरे को उधारी पे दिया है, अभी उसको पेमेंट नहीं दी है मैंने, उसने अभी मेरे को उधारी पे माल दिया है, गिवर है वो। उसके अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट कर दूंगा। आया सर समझ कुछ? जैसे हमने सामान खरीदा, सामान खरीदा उधारी पे, और नगद में खरीदा, वो भी डेबिट में आएगा। डेबिट में आएगा पर कैश की पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। और हमने वो बेचा तो वो किस में जाएगा जी? है? वो सामान हमने बेचा तो सामान अगर हमने बेचा है तो स्टॉक कम हो रहा है ना मेरा। अभी डेबिट क्रेडिट बेचा, किस में सुनो मेरी जाएगा? बात, मेरी बात सुनो। एक बार तो माल आया मेरे पास तो डेबिट कर दिया मैंने स्टॉक में। ठीक है, ठीक है। चाहे दूसरी वो चीज है कैश सेल, में चाहे देखो। क्रेडिट में। हाँ इधर देखो, ये सेल अकाउंट नीचे है अलग से, रिवेन्यू अकाउंट, हाँ नॉमिनल जी, सेल इसमें आएगा, अकाउंट। इसमें आएगा नॉमिनल अकाउंट में आएंगे ये चीजें अभी। अभी एक ठीक बार है, ये तीनों तीनों रूल पढ़ लेते हैं फिर बताना आप क्या ठीक है, कंफ्यूजन है। ठीक है। ठीक। एक मिनट, जा निकल जा। हाँ जी।
रियल अकाउंट समझ आ गया होगा। रियल अकाउंट क्या रूल है हमारे पास, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से जा रहा है। तीसरा रूल है हमारे पास नॉमिनल के लिए। नॉमिनल मतलब रिवेन्यू और एक्सपेंस से रिलेटेड है। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में सारे अकाउंट आते हैं जितने भी, वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रिवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म एज नॉमिनल अकाउंट। सारे हमारे वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दीज आर सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारी P&L में आती है। परचेज अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट भी बोल देंगे, रिवेन्यू अकाउंट भी बोल सकते हैं हम इसे। एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अदर इनकम होती है हमारी ये। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस। लास्ट में क्या निकलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, विच आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, जिसे हम लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं अपने कैपिटल में, जिससे कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है अगर प्रॉफिट है, और लॉस है तो कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है। ठीक है जी। इसके लिए रूल बना है हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज है हमारे वो सारे डेबिट होंगे। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम है और गेन है वो हमारे क्रेडिट होंगे। मतलब क्या है इसका, जितने भी एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस होता है मेरा, परचेज एक्सपेंस होता है मेरा, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस होता है मेरा, जितने भी टाइप के एक्सपेंस है मेरे सबको डेबिट करना है मेरे को। भाई मैंने सैलरी दी किसी को, सैलरी अकाउंट डेबिट, या तो कैश में दी होगी या उधारी पे दी होगी। कैश पे दी होगी तो कैश कम हो रहा है, कैश मेरे पास जैसे जा रहा है, तो उसके लिए रूल ये वाला फॉलो हो जाएगा साथ साथ कैश के लिए। कैश इन हैंड इस अकाउंट में आता है रियल में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसी को अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और सैलरी अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है उन्हें डेबिट कर दो। मतलब है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, है ना। क्रेडिट को हम टू साइड में लिखते हैं हमेशा। ठीक है जी। इसके बाद सेल अकाउंट, एक मिनट पहले मैं परचेज है ना हमारा, उधारी हमने कैश में खरीदा तो ये वाला रूल फॉलो हो गया। साथ साथ उधारी पे खरीदा परचेज मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारे से इसके साथ फॉलो हो रहा है दूसरा रूल, कौन से वाला, इम्पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल अकाउंट, मैंने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से परचेज करी उधारी पे, परचेज अकाउंट डेबिट खर्चा है, क्रेडिटर मेरे बढ़ रहे हैं, तो मेरा, एक मिनट उस रूल पे आ जाते हैं हम। उस रूल, ये जो अकाउंट है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट मेरा बढ़ रहा है, जो मेरे को उधारी दे रहा है उसे बढ़ा दो। जो मेरे को उधारी दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है मेरे को, आर्टिफिशियल पर्सन दे रहा है, उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा, इसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ठीक है जी। मेरे पास कुछ भी आ रहा है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट, क्रेडिट द गिवर, जो सामने वाला पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड है, सामने वाला पर्सन मेरे को उधारी दे रहा है, उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और मेरे पास माल आ रहा है, परचेज हो रही है मेरी, अपने अकाउंट को मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। दीपक जी आपको कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको ना, अभी समरी फॉर्म में बताऊंगा ना तब और जल्दी समझ आएगा। ठीक है जी। ठीक है। अब ये हमने एक्सपेंसेस पढ़े जितने भी, ये हमने जितने भी एक्सपेंसेस पढ़े वो सारे हमारे थे नॉमिनल अकाउंट में। अगर मैं उसके सामने एक्रूड इनकम के साथ लिखा जाता है, एक्रूड इनकम के साथ क्या वर्ड जुड़ता है, एक्रूड, और एक्सपेंसेस के साथ जुड़ता है आउटस्टैंडिंग। इनकम के साथ क्या जुड़ता है, एक्रूड, और एक्सपेंसेस के साथ जुड़ता है आउटस्टैंडिंग। मतलब ये है कि मेरा, हमने कुछ भी खर्चा करा, हो सकता है उसकी पेमेंट नहीं करी हो, अभी हमने कुछ भी खर्चा करा, उसकी पेमेंट ना करी हो, हमने नहीं करी तो मतलब वो पेएबल है मेरा। अभी एक तरफ तो खर्चा हो गया, 31 मार्च की सैलरी, मैंने मार्च में सैलरी डालनी है, पर उसकी पेमेंट भी करनी है मेरे को, अगले महीने में पेमेंट भी करनी होगी ना। पहले मैंने डेबिट करा किसको, एक्सपेंस अकाउंट को, एज पर रूल फॉलो करते हुए मैंने नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस है मैंने वो डेबिट कर लिए। दूसरी साइड में मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी थी मेरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मेरे को पे करनी है, पे करनी है तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो वो कौन सा रूल है मेरे लिए, पर्सन को शो कर दिया वो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इन्होंने मेरे को सर्विस दी थी जिसके बदले उसको सैलरी देनी है। क्रेडिट द गिवर, क्या दी थी जिसके बदले सैलरी देनी है मेरे को, सर्विस दी थी उन्होंने जिसके बदले मेरे को उसको सैलरी देनी है, उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। मतलब सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं जिनके साथ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जितने भी जुड़ जाता है ना। अगर मैंने एडवांस में पे कर दिया किसी को मैंने खर्चा इस साल में ही पे कर दिया अगले साल का भी, जैसे जस्ट डायल की सब्सक्रिप्शन ली मैंने, एक साल की पेमेंट इकट्ठी कर दी मैंने सब्सक्रिप्शन ली जनवरी में, मेरा ईयर एंड हो जाएगा मार्च में, मतलब 3 महीने तो इस साल के थे, 9 महीने अगले साल के हैं, तो वो मेरे लिए एसेट है, उसको मैं अगले साल के लिए रखूंगा बचा के अपने पास। सर जी कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। ठीक है जी। एक ये नीचे रूल है हमारे पास, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल एट ए ग्लांस, अपना समरी फॉर्म में बिल्कुल आप लोग इसे लिख सकते हो अपनी कॉपी में, आसान फॉर्म में बिल्कुल। टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हमने 3 अकाउंट पढ़े हैं। पर्सनल में 3 टाइप के हैं। क्या कहते हैं अपने क्रिएशन ऑफ गॉड क्या बोलते हैं हम, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, 3 टाइप के पर्सन होते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में ये एसेट होती है सारी हमारे पास, अदर देन पर्सनल अकाउंट जितनी भी होती हैं उनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं जितने भी। अकाउंट कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये लिखा हुआ है। हेडिंग बनाई हमने टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और इधर तीनों लिख लिया हमने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल के लिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आया सर समझिए समरी? हाँ जी ठीक है। ठीक है जी। अब जो आजकल हम देखते हैं नॉर्मल में मॉडर्न अप्रोच, हम तो आज के रूल फॉलो करते हैं ना सब। आजकल हम लोगों ने ये रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहीं पे देखे ही नहीं। आपके पास अकाउंटेंट आता होगा, टैली में अकाउंट मेंटेन करता होगा, क्या बोलता है वो पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। वो तो सीधा बात करता है भैया ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है, ये रिवेन्यू है, ये एक्सपेंस है। ये 5 हेड होते हैं हमारे पास, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंस। इसे बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो आजकल यूज करते हैं सब अकाउंटेंट लोग। एसेट्स अकाउंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री, बैंक, कैश, जो हम समझते हैं वो हमारे एसेट है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जो हमारी अपनी है, जिसपे किसी और का अधिकार नहीं है, वो सारे हमारे एसेट्स हैं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या रूल फॉलो होएगा इसके लिए? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। डेबिट इंक्रीज, जितना भी इंक्रीज, अगर एसेट मेरा बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, एसेट हमारा कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। सपोज करो मैंने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर, तो डेबिट कर दो उसे, बेचा है फर्नीचर को तो कम कर दो, क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी जितने भी है, क्रेडिटर, लैंडर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लायबिलिटी होता है, क्योंकि मेरे को सैलरी पे करनी है, कोई भी वेजेस पे करने हैं, जो मेरे आउटस्टैंडिंग है अभी मैंने पे नहीं करे, वो मेरी सारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, जितनी भी मेरे को बाहर वाले को पेमेंट करनी है, क्योंकि इसमें अलग से कैपिटल अकाउंट भी आता है। ये होती है मेरी अपनी ओनर फंड, जितना भी ओनर को पेमेंट करनी है हमें, फर्म को। ठीक है जी। इसके लिए रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट इन डिक्रीज, अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट ही होंगे ना, डेबिट तो हो नहीं सकते। क्रेडिटर कम करने हमें तो डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिटर को। पहले क्रेडिटर हमने उधारी करी थी क्रेडिटर से 1000 रुपए की, 1000 रुपए हमने क्रेडिट कर दिए, 800 रुपए पे कर दिए हमने, क्रेडिटर कम करने 800 रुपए हमें डेबिट करने पड़ेंगे। नेट क्रेडिटर मेरे पास 200 रुपए के बचेंगे अब। कैपिटल अकाउंट, ये होता है ओनर फंड, जितना भी ओनर ने अपना पैसा लगा रखा है। दीज आर द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, इट इंक्लूड बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग मतलब नेगेटिव कैपिटल जो होती है हमारी, कम हो जाती है इससे। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सेम लायबिलिटी वाला रूल फॉलो होता है इसके ऊपर भी, क्योंकि वो भी किसी को पे करने हैं, फर्म को ने किसको पे करने हैं, ओनर को पे करने हैं। एक टाइप की लायबिलिटी होती है ये भी। डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द, वो डेबिट द
डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी हमारी तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। इसके बाद रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू मतलब सेल, इनकम, जितनी भी इनकम साइड है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए क्या रूल होता है, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। जैसे मैंने सेल करा, किसी इंडिविजुअल को सेल करा, कैश में सेल करा, कैश में सेल करा तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। कैश क्या होता है हमारा, एसेट। कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे हम उसे। और सेल हमारी बढ़ रही है, सेल हमारी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे उसे। ठीक है जी। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस मेरे जितने भी होते हैं, किस टाइप के होते हैं एक्सपेंस, परचेज भी एक्सपेंस होता है मेरे फर्म के लिए, वेजेस भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। डिस्काउंट दिया मैंने किसी को, अलाउ करा, रेंट, ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, ये सभी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। इसके लिए रूल क्या फॉलो होता है, डेबिट इंक्रीज। अगर मेरे खर्चे बढ़ते हैं, सैलरी पे करता हूँ तो खर्चा बढ़ा, डेबिट कर दिया सैलरी को, क्योंकि सैलरी पे करूंगा तो मैं सैलरी अकाउंट डेबिट कर दूंगा। और मेरे लिए क्या जा रहा है, मेरी जेब से कैश जा रहा है, या कैश जा रहा है ना, तो कैश जा रहा है, कैश के लिए कौन सा रूल फॉलो होएगा, ये वाला एसेट वाला कैश है ना, इसमें मेरी जेब से कैश जा रहा है, जा रहा है तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सैलरी को डेबिट करूंगा, कैश को क्रेडिट करूंगा। जितने भी एक्सपेंसेस है बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और पेमेंट करेंगे उसके बदले, जो भी करेंगे उसके लिए क्रेडिट कर देंगे उसे। ठीक है, इसकी एक समरी रूल है ये, एक मिनट में। मैं तो मैंने सुधीर से पढ़ा हुआ है जो ये बता रहा है ना, हेलो जो अकाउंट सीखा था जब का बता रहा है ये। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, समझ आया सबको? हाँ जी सर। हाँ जी, सबको ठीक है जी। कोई दिक्कत हो किसी भी रूल में, कोई भी पूछना हो सर, यहाँ तक पूछो कोई भी। क्या चीज़? ये आपने जो रूल्स बताए हैं ना, हाँ एक बार दोबारा से सारे वो कर देना। मैंने एक बार समझे तो हैं, फिर भी एक बार लिख भी रखे हैं, हाँ, एक बार रिवाइज हो जाएंगे सब। देखो समरी में समझाता हूँ मैं दोबारा, ठीक है। हाँ जी। देखो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन तरीके के अकाउंट पढ़े हमने। पर्सनल में तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सन जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, जिसे भगवान ने बनाया, आर्टिफिशियल ठीक है। पर्सन जिन्हें हम लोगों ने बनाया, ठीक है जी। और एक तीसरा पर्सन कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी ग्रुप समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, सैलरी वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं हर एक एम्प्लॉय का तो लेजर बनाऊंगा नहीं अपने सिस्टम में, पता नहीं कितने 150 है, 600 है, 1000 है, 6000 है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं अपने पास। ठीक है। एक्सेल में डिटेल जरूर रख लूंगा, हाँ भाई रमेश को सैलरी इतनी देनी है, मेरे को सुरेश को इतनी देनी है, पर एंट्री एक ही करूंगा पूरे महीने की। ठीक है ना। ठीक ठीक है। पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के हैं, ठीक है जी। उसमें ठीक है। डेबिट क्या करेंगे, अगर डेबिट कोई पर्सन रिसीव कर रहा है, पर्सन रिसीव कर रहा है हाँ तो जी, वो डेबिट होएगा। पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है तो वो क्रेडिट होएगा। क्रेडिट होगा। ठीक है, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ सारी। ठीक है, ठीक है जी। पर्सन है तो पर्सन की बात कर रहा हूँ, रियल है तो रियल वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल है तो नॉमिनल वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है मैं जी। अपनी बात कुछ भी नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में क्या था, फिक्स एसेट्स या अदर एसेट्स कौन सी थी, कैश था, इसमें स्टॉक भी था। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ रहा है एसेट में, एसेट की बात करना, इसमें रियल अकाउंट है मतलब एसेट की बात कर रहा हूँ मैं। डेबिट जो मेरे पास आ रहा है, आ रही है एसेट तो मेरे पास डेबिट होएगी, जा रही है तो मेरे पास से वो क्रेडिट होएगी। एसेट्स भी। एसेट्स भी, रियल अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट। ठीक है। एसेट, एसेट अदर देन पर्सनल अकाउंट वाली एसेट ही है, वो भी डेटर भी तो एसेट होती है मेरी, अच्छा पर अच्छा, मैं डेटर भूल जाऊंगा इस केस में, क्योंकि मैंने वो ऊपर पढ़ा हुआ है पर्सनल में। ठीक है जी। ठीक है वैसे एसेट्स तो सामान को बोलते हैं ना, जो हमने सामान खरीदा हुआ है। सर, एसेट सबको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट में जो डेटर है ना, जो मेरे डेटर्स, हाँ जी, हाँ वो जी। भी मेरी एसेट है, क्योंकि वो मेरे को पैसे अच्छा, देंगे आने वाले टाइम में। ठीक ठीक है जी। ठीक है। क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को उसको पेमेंट देनी है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है जी। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, इनकम, रिवेन्यू, जितना भी है वो सारा मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो बढ़ते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस मेरे बढ़ते हैं तो उसे डेबिट करूंगा, और कम होते हैं तो उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा। जो खर्चे वगैरह हमारे। हाँ, इसका अपोजिट साइड समझो ना,
अगर मेरे खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट कर दो, ठीक है। खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट कर दो, अगर खर्चे कम हो रहे होंगे तो क्या करूंगा मैं, क्रेडिट कर दो अपोजिट। रियल अकाउंट में जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दो, जो गिवर है उसे क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में खर्चे हैं, बढ़ रहे हैं, खर्चे हैं मेरे बढ़ते हैं तो डेबिट करेंगे, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह इनकम है मेरी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसका समरी लास्ट वाले का भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये रहा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो हम आजकल हम अपनी टैली में एंट्री करते हैं वो इसके बेस पे करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। एक साइड में एसेट्स आती है हमारी बैलेंस शीट में, आपने देखा होगा एक साइड में एसेट्स होती है हमारी सारी, उसकी हेडिंग होती है एसेट्स। हाँ एक जी। साइड में होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक ओनर की लायबिलिटी कि फर्म ने ओनर को कितना पैसा देना है, और एक फर्म ने बाहर वालों को कितना देना है। बाहर वालों को हम नॉर्मल लायबिलिटी लिख देते हैं और अपने वालों को क्या लिखते हैं, हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है जी। ठीक है। हाँ ठीक है जी। एक मिनट। अगर मेरी एसेट इंक्रीज होएगी तो डेबिट करूंगा मैं, कोई भी एसेट, जो भी एसेट साइड में आपको दिखती है ना बैलेंस शीट में, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करूंगा, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करूंगा। लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं वो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करूंगा, ये साइड देखो आप, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करूंगा, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करूंगा। कैपिटल इंक्रीज होती है तो मेरी क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो मेरा क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। सर बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्सपेंसेस में तो खर्चे आ गए ना हमारे सारे ये। एक्सपेंसेस में खर्चे आ गए, रिवेन्यू में इनकम भी आ गई। हाँ जी। कोई भी मेरे को इंटरेस्ट आया बैंक से, रिवेन्यू में इनकम आ गई, कैपिटल में इनकम हो जाएगी एक तरह की। हाँ कैपिटल में तो इनकम का इफेक्ट आता है, इनकम का इफेक्ट है। कैपिटल बढ़ती है मेरी। और जब एसेट्स जो है ये भी एक तरह के खर्चे ही हैं। एसेट्स भी एक तरह के खर्चे ही होते हैं, हाँ बिजनेस के जी। लिए खर्चे होते हैं, पर इसका यूज मैं फ्यूचर में करता हूँ। अच्छा ठीक है। सारे एसेट खर्चे नहीं होते सर, कैश मेरा खर्चा थोड़ी ना है, कैश पड़ा हुआ है मेरे पास। डेटर मेरा खर्चा थोड़ी ना है, हाँ डेटर पड़े जी। हुए हैं मेरे पास। जो मैंने फिक्स एसेट खरीदी वो खर्चा है, पर उसको मैं आने वाले टाइम में यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी। खर्चा मेरा उतना ही है जितना मेरा डेप्रिसिएशन पार्ट है, खर्चा मेरा उतना ही है जितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल। ठीक है जी। भाई 1000 रुपए की मैंने एक एसेट खरीदी, हाँ एक जी। साल में कितने कम हो जाएंगे 1000 रुपए में से? 150 रुपए कम हो जाएंगे। 10 सालों तक चलनी है वो, अच्छा 12 साल तक चलनी है। ठीक है। भाई बेच भी तो सकता हूँ मैं आने वाले टाइम में, हाँ जी। हाँ जी। अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो बेच दूंगा, थोड़े से प्रॉफिट या नुकसान पे बेचना पड़ेगा मेरे को। और ठीक है बार बार खरीदनी नहीं, इसलिए एक बार वो 10 साल के लिए। सर, क्या चीज बार बार मैं बार खरीदें? बार खरीदनी नहीं, इसलिए 10 साल के लिए वो हमारे पास उसमें हो गई। वो इसलिए एसेट में रखते हैं हम, ठीक है उस जी। पे बस हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है सर। एक इसकी समरी फॉर्म में ये भी है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है एक, इस इक्वेशन को लिख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन हम इसी को बोलते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको ब्रैकेट लगा लेना इतना पहले तो। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इतना ये ब्रैकेट में रखना एसेट, और कैपिटल को कैपिटल तक ब्रैकेट लगा लेना, फिर लिखना प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। प्लस कौन सा लगा प्रॉफिट, हुआ है? एक मिनट, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। ठीक है जी। एसेट है, डेबिट हो रही है तो इंक्रीज कर देंगे, क्रेडिट हो रही है तो डिक्रीज कर देंगे। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे। ये दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट का ऐसे इस टी टाइप के अकाउंट होंगे आपके लेजर किताबों में देखते होंगे आप, तो टी हाँ टाइप जी। से अकाउंट बनते हैं हमारे, डेबिट इस साइड आता है, क्रेडिट इस साइड आता है, हाँ जी। हाँ जितने जी। भी अकाउंट होते हैं। कैपिटल है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, देखो ये प्लस माइनस के साइन बने हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। रिवेन्यू है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो। हो सकता है ना रिवेन्यू सेल रिटर्न हो गई हो, हाँ जी। हाँ जी। रिवेन्यू कब कब होएगा? जब सेल रिटर्न हो जाएगी।
परचेज बढ़ रही है हमारी, परचेज एक्सपेंस होता है हमारा, बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, कम हो रहा है परचेज रिटर्न हो रही है तो क्रेडिट कर दो। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस क्रेडिट वाले को भी उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस में लिख के दिखा देते हैं परचेज रिटर्न। ऐसे ही होता है ना सर? ठीक है जी। हाँ, एक ये रूल, ये पेज है, समरी है बिल्कुल इसकी, बिल्कुल दोनों ही चीजें आ गई इसमें, पर्सनल अकाउंट, दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों आ गए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ आया? ठीक है जी। दूसरी टाइप है, साइड है मॉडर्न अप्रोच हमारे पास, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीज आर क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, डिक्रीज आर डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिटेड, डिक्रीज आर डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, डिक्रीज आर डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डिक्रीज आर क्रेडिटेड। ठीक है जी। ठीक है जी। समझ तो रहे हैं, मगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब करेंगे तो। सर देखो, रट्टा मारना नहीं किसी को भी, ठीक है? अभी तो इसलिए सुनते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी याद आ गया ना आपको, क्लिक कर गया अकाउंट एंट्री करते हुए, हाँ तो सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी। अगर ये नहीं पता होगा ना तो आपको डेबिट, आप एंट्री करते हुए सोचोगे भाई डेबिट क्यों करा तुमने। हाँ जी। बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा बताना पड़ता है ये नहीं, कि ठीक है, डेबिट क्यों कर रहे हैं हम। बेस, जरूर किया जी। हाँ, ये 1-2 दिन की बात है, ठीक है जी। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी अभी, एक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी मैंने अभी, हाँ जी। लिखी होगी आप लोगों ने कॉपी में अपनी, हाँ लिखी हुई है। लिखी हुई है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। प्रॉफिट माइनस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसे कैपिटल यहीं रह गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बन गया, ये दूसरा रूल बना सकते हैं ना हम। अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है तो लायबिलिटी कितने के बराबर होगा? एसेट्स माइनस कैपिटल के। सर जी हाँ या ना? हेलो, हाँ जी। चलो आ रहा है सर समझ? हाँ वही देख रहा हूँ। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है हमारा। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट आते हैं, एक साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, दोनों होते हैं ठीक है। भैया, टोटल इक्वल होता है ना दोनों साइड का। हाँ जी। अगर आपने नॉर्मल में बैलेंस शीट देखी है, आपने एक साइड में एसेट लिखते हैं हम सारी, दूसरी साइड में हम लायबिलिटी भी लिखते हैं और कैपिटल भी लिखते हैं, और दोनों का टोटल इक्वल आता है हमारे। हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है जी। समझ रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, एक बार लिख के रख लो अपने पास। हाँ नहीं लिख लिया, वो डायरी में लिख लिया। हाँ, मैं अलग से भी समझा दूंगा, ठीक है? जिसको भी कोई दिक्कत हो अलग से भी फोन करके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है जी। ठीक है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट देखनी है आपको, 1 मिनट में बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको कैसी बनती है बैलेंस शीट। आपने YouTube पे वीडियो डाल दी, वो भी बहुत बढ़िया किया। समझ आ गई ना सर वीडियो? हाँ, लाइक भी अच्छे मिले हैं उसको। हाँ, हो गई क्या? ये होती है हमारे पास बैलेंस शीट। ये क्या होती है हमारे पास? बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 की। सब ध्यान से देखना सर, साल की आखिरी की। साल के आखिरी में बनती है, एज एट 31 मार्च 2019 एज एट बनती है ये, फॉर द ईयर नहीं बनती, एज एट बनती है ये हमेशा।
ठीक है जी। इसमें पोजीशन बनती है एज ऑन डेट की 31 मार्च 19 को हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है। ठीक है जी, एक तरफ एसेट्स है हमारी, एक तरफ लायबिलिटीज है। ये अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा कोई अकाउंट नहीं है कि डेबिट प्लस माइनस करूंगा मैं इसमें कुछ। मैं म्यूट, एक मिनट म्यूट कर रहा हूं, मैं आवाज बैक हो रही थी। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है मतलब एक तरफ हम एसेट रिकॉर्ड कर देते हैं, एक साइड हम लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसका टोटल इक्वल आता है हमेशा। जिसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा अगर हमने अकाउंट सही से तरीके से बनाए हैं। और कंप्यूटराइज है तो इक्वल आएगा ही आएगा अपने आप। एक साइड में मैंने सारी एसेट लिखी जितनी भी है मेरे पास। बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करा इस साल का, नेट वैल्यू लिख दी। फर्नीचर उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस करा, नेट वैल्यू लिख दी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखी है बीएसएस इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो मेरी इधर लिख दी हमने। सिक्योरिटी डिपॉजिट टेलीफोन की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो इधर लिख दी हमने। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास क्लोजिंग में 31 मार्च को 5,50,000 का, वो मैंने इधर लिख दिया। कैश एट बैंक, बैंक में मेरा बैलेंस था 1,27,000 का, वो इधर लिख दिया। टोटल मेरी एसेट है। एसेट वो होती है जिसे मैं आज यूज कर रहा हूँ या फ्यूचर में भी यूज कर सकता हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरा पैसा पड़ा हुआ है बीएससीएस वालों के पास 5,000 रुपए। जब मैं कनेक्शन हटवाऊंगा तो 5,000 रुपए लेके आऊंगा उनसे विद इंटरेस्ट। टेलीफोन, टेलीफोन के वालों के पास मेरे 2,000 रुपए पड़े हुए हैं, जब कनेक्शन हटवाऊंगा तब मैं उनसे ले सकता हूँ, फ्यूचर में उस पैसे को यूज कर सकता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 5,50,000 का पड़ा है, मैं उस पैसे को फ्यूचर में सेल करके, वो मेरा है, मेरे पास आज पड़ा हुआ है मेरे गोदाउन में, बेचूंगा तो पैसे आएंगे उससे मेरे पास, जिसको मैं रियलाइज कर सकता हूँ इन कैश, उसे बोलते हैं हम एसेट्स। कैश एट बैंक, वो तो है ही कैश बैलेंस मेरा। ठीक है। लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी होती है दो तरीके की, एक ओनर कैपिटल, जितना हमने पैसा अपना लगा रखा है, जितना हमने अपना पैसा लगा रखा है यहाँ से। अरुणा कैपिटल, उसने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, यानी कि फर्म ने अब उसे 5 लाख रुपए देने हैं। अरुणा ने क्या करा, 60,000 रुपए उस बिजनेस में से ड्रॉइंग कर ली। ड्रॉइंग मतलब विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो नेट अब उसके पैसे कितने हैं बिजनेस के पास? 4,40,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कमाया, बिजनेस ने कमा के दिया उसे 5,22,000 रुपए, कमाया, कमाई करी हमने। यानी कि अरुणा को अब बिजनेस को देने पड़ेंगे 5,22,000 रुपए और। टोटल उसकी कैपिटल हो गई इस साल एंड में 9,62,300 रुपए। हमने, ये तो हो गई ओनर कैपिटल। अरुणा कैपिटल के साथ हमने क्या क्या ऐड करा? नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया और ड्रॉइंग्स माइनस कर दिया। इसके अलावा जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है, ये वाली होती है हमारी नॉर्मल लायबिलिटी। ये क्या होती है हमारी नॉर्मल लायबिलिटी? बैंक लोन, बैंक से उधारी उठाई मैंने 2,40,000 की। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, 31 मार्च को बिल आया पर वो पे नहीं करा मैंने 31 मार्च से, क्योंकि ड्यू डेट उसकी थी 10 अप्रैल, क्योंकि वो तो अगले साल को होनी है पे, क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है मेरी 31 मार्च को, पे मैंने अगले साल करनी है। ये मेरी लायबिलिटी आउटसाइड। ये गवर्नमेंट को सेल टैक्स पे करना है मेरे को, जीएसटी पे करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में। ये मेरी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देनी है जो मेरे को। हाँ जी सर, किसी को कोई दिक्कत? हेलो, ये क्लियर है ना? सर जी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। ठीक है ना। बैलेंस शीट है, नॉर्मल है, एक साइड एसेट है, एक साइड लायबिलिटी है। लायबिलिटी में एक साइड कैपिटल है और नीचे आउटसाइड लायबिलिटी है, जितनी भी बाहर देनी है मेरे को। ये ओनर को देनी है ऊपर वाली। 5,22,300 हमने नेट प्रॉफिट अपने बिलिंग वगैरह से निकाल के लिखा है जी। हाँ जी, जो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी अटैच है इसके साथ। अच्छा, ये रहा 5/300 का, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। इसमें मेरा 5,22,000 का टोटल प्रॉफिट आया पूरे साल में। और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ कैसा बनता है हमारा। नॉर्मल है। सेल अकाउंट इस तरह लिखते हैं, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। क्या पढ़ा था हमने? ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ये ठीक है हमने जी। रूल फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होता है? अकाउंट होता है हमारा पूरे साल का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, फॉर द ईयर, एज ऑन डेट नहीं है ये, फॉर द ईयर है, ये पूरे साल का है। साल के आखिरी में जो क्लोजिंग है। क्लोजिंग है पर ये फॉर द ईयर है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये अकाउंट है। अकाउंट अच्छा, में एक साइड लिखा डीआर, एक साइड लिखा सीआर। मैंने पहली डेबिट क्लास क्रेडिट। में मैंने पहली क्लास में एक बोला था आपको, डीआर और सीआर का मतलब। डेबिट क्रेडिट। ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है ये वर्ड हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। क्या बताया था इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आपको बोला था मैंने लिखने को डेबिट कहीं और पे। क्रेडिट ना। हाँ,
पहली क्लास में देखो क्या लिखा था हम लोगों ने, डीआर और सीआर। डेबिट तो DEBIT होता है, स्पेलिंग बताओ डेबिट की, DEBIT। हाँ क्रेडिट जी, की CREDIT। क्रेडिट तो चलो मैं मान लूंगा, क्रेडिट का CR लिख दिया मैंने, ठीक है। डेबिट को DR क्यों लिखा मैंने? डेटर हैं डेटर क्यों भाई? डेटर कहाँ से आ गया? मतलब इसमें तो नहीं लेना होंगे, देना। डेटर तो नहीं होंगे ये। पहली क्लास में आपने वर्ड लिखा हुआ है वो, अब देखो क्या वर्ड लिखवाया था और फोकस करा था मैंने पहली क्लास में, मतलब परसों वाली में। हाँ जी, हाँ। हाँ, अनम्यूट में ऑल कर रहा हूँ, किसी को पता है? पता है, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। रजिस्टर हाँ है ना जी? हाँ, डेबिट रजिस्टर क्रेडिट रजिस्टर बोल लो, या डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड बोल लो। ठीक है जी। ठीक है जी, ये सभी अकाउंट में एक ही रूल फॉलो होता है हमारे पास। ठीक है, जितने भी लेजर बनाते हैं सब में यही रूल फॉलो होता है, जितना लेना है जितना देना है सारा अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होते थे पहले जमाने में हमारे पास, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है जी, अब हमने जो रूल फॉलो करे हैं मॉडर्न वाले, उसमें क्या बोल रहा था वो भैया, कि क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम्स मतलब सेल भी इनकम का ही पार्ट है हमारे। ठीक है जी, और तो कोई इनकम है नहीं, ये सेल, खाली हमें सेल देखना है, खाली सेल पे ध्यान देना, अभी क्लोजिंग स्टॉक पे ध्यान मत देना ये क्यों आया इधर। परचेज मेरा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है मेरा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस मतलब छुटपुट कोई खर्चे करे होंगे हमने पूरे साल में। कार्टेज आउटवर्ड सेल के ऊपर होता है, सेल से लिंक जितने भी एक्सपेंस है वो मेरे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये ऊपर वाले डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, नीचे वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो P&L में आते हैं नीचे वाले में। इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट पेड है, एक्सपेंस है मेरा। डेप्रिसिएशन, एसेट है मेरे पास, ड्यूरिंग द ईयर मेरी डेप्रिसिएशन लगी उसके पास 33,500 की, ये मेरा खर्चा है। नेट जो मेरे पास, अब देखो मैंने परचेज करा सेल करा, परचेज मैंने 17 लाख का करा था, सेल मैंने 20 लाख का कर दिया। ठीक है जी, फिर भी मेरे पास गोदाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है 5,50,000 का, वो मैंने इधर लिख दिया। कितने का माल पड़ा हुआ है मेरे पास? 5,50,000 का। ठीक है जी। ठीक है सर, हाँ जी। एक हिसाब किताब बना रहा हूँ मैं अपने पास जनरल, मैंने सेल कर दिया 20 लाख का, स्टॉक भी बचा हुआ है मेरे पास 5,50,000 का भी, कॉस्ट जिसकी कॉस्ट है 5,50,000 रुपए। मतलब मेरे पास कितने पैसे आ सकते हैं अभी उससे? 25,50,000 आ सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। 25,50,000 बन जाएंगे ना मेरे तो। मैंने हाँ जी, हाँ। मैंने कोई भी दुकान लगाई अपनी, पटाखे की दुकान लगाई मैंने, समझो हाँ जी, हाँ जी। मैंने पटाखे बेच दिए, 31 मार्च आ गया, मैंने 17 लाख के पटाखे खरीदे थे, 20 लाख के बेच चुका हूँ, फिर भी माल पड़ा हुआ है मेरे पास 5,50,000 का। हम्म, भैया 5,50,000 का पड़ा है, मतलब वो भी तो बिकेगा, वो भी प्रॉफिट है एक तरह का। वो भी प्रॉफिट है, पर मैं उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहा। 5,50,000 पे मैंने प्रॉफिट ऐड नहीं करा अभी, उसको मैंने कॉस्ट पे ही लिख दिया। कॉस्ट में लिख लिया। कॉस्ट पे ही लिखेंगे हम, स्टॉक को हमेशा हम कॉस्ट पे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। जितनी रियलाइजेबल वैल्यू होती है ना उतने पे लिखते हैं। तो टोटल मेरे को कितना आ सकता है? 25,50,000। हाँ जी, हाँ जी। 20 लाख आ गया, 5,50,000 और आ जाएगा भाई, एज इट इज कॉस्ट पे भी बिक जाएगा, कोई हाँ जी, बात हाँ जी। नहीं। 25,50,000 खरीदा कितने का था? 17 लाख का। इस तरह का। तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे को ग्रोस प्रॉफिट? 8,50,000 का। 850 का। जो बैलेंसिंग फिगर है मेरी, ग्रोस प्रॉफिट इस साइड लिख दिया मैंने। समझ ठीक गए है। सर? अब इस प्रॉफिट को उठा के मैंने इधर ले गया, इस प्रॉफिट को उठा के मैं इधर इधर ले लिख गया इस साइड। अब इस प्रॉफिट में से मैंने ये सब खर्चे करे इस साल में, 60,000 850। इलेक्ट्रिसिटी का करा, 50,000 मैंने टेलीफोन का करा, ट्रैवलिंग का करा, बिजनेस प्रमोशन, ये सारे खर्चे मैंने पे करे। फिर भी ठीक है। मेरे पास बैलेंस बच गया 5,22,000, हाँ जी। यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट था ये इस साल का, जो मैंने कमाया इस साल। हाँ, ठीक है सर, इसमें जो हमारा स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, वो भी आ गया। वो भी आ गया। भाई स्टॉक भी तो दिखाना पड़ेगा ना, हाँ जी। स्टॉक भी तो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट ही होता है मेरा इस साल का। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने सारे प्रॉफिट इस साइड लिख दिए, स्टॉक भी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा बचा हुआ है। हाँ जी। ठीक है ना, जो मेरा माल नहीं बिका तो वो मेरा लॉस थोड़ी ना हो गया, अगले साल तो बिक कैश जाएगा। था वो सब खर्चे में चला गया। क्या है सारा, ये सारे खर्चे में ये रहा। हम्म। ठीक है, 850 का टोटल आ गया उसका। हाँ जी, जितना ये प्रॉफिट बचा 5,22 का, ये हमने बैलेंस इन हैंड बचते हैं तो वो बैलेंस इन हैंड भी लिखे जाएंगे जी? सर बैलेंस इन हैंड सारे इधर आ जाते हैं, एसेट्स में, लायबिलिटी में। उसमें नहीं आएंगे जैसे आपने इधर की तरफ लिखे तो? क्या बैलेंस आएंगे सर? बैलेंस इन हैंड किस चीज का आएगा इसमें बताओ? अगर कुछ बैलेंस रह जाता है तो वो नहीं आएगा इसमें? किस चीज का बैलेंस बताओ तो सही। भाई ये सारे खर्चे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो कैश? कैश कहाँ बचा हमारे पास? कैश तो इधर आ गया ना मेरे पास, कैश तो बचा ही हुआ मेरे बैलेंस शीट में, ये रहा कैश इन हैंड, अच्छा, कैश ठीक है, एट बैंक। ठीक है।
ठीक है जी। कैश मेरा अलग चीज है, 840 कैश बैलेंस हो गया। कैश मेरी एसेट है। ठीक है ठीक है। कोई भी खर्चा करा मैंने, हाँ जी हाँ जी कोई भी खर्चा करा, खर्चा डेबिट हो गया मेरे P&L में जाके, हाँ जी और इधर कैश वाला जो लेजर अलग से बना हुआ होगा मेरे पास किताबों में, तो हाँ जी उसमें हाँ से जी। कैश कम हो गया होगा मेरा, और जो बैलेंस कैश है वो मैंने इधर लिख दिया लाके। ठीक है इस P&L में सिर्फ खर्चे और इनकम आती है हमारे पास, रिवेन्यू आते हैं P&L में, ठीक है, खर्चे और इनकम आती है P&L में, और ये इसमें हमारे जितने भी एसेट और लायबिलिटी है वो आते हैं, ठीक है जी। ठीक है, और कैपिटल आता है, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है जी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना। ये सारी स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। टैली चलाते हैं हम अपना, टैली का आइकन है, सबको दिख रहा है ना, विजिबल है। हाँ जी हाँ जी। चलिए खोलो सबको विजिबल है ना। हाँ जी सर। ये हमारा सी पाथ बाय डिफॉल्ट सी पाथ उठाता है। ये कल हमारे में शो नहीं हो रहा था कहाँ कौन सी फाइल में हमें चेंज करना होता है, ये आज मैं चेंज करके दिखाता हूँ कैसे चेंज होना है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा डी ड्राइव उठाइए हर बार, ये हमेशा वो उठाएगा जहाँ पे टैली इंस्टॉल्ड है, वो वाला लोकेशन उठाता है अपने आप में, पर हमें हर बार उठाना है ये वाला लोकेशन। यहाँ पे हमारे पास डाटा दो कंपनी बनाई हुई है हमने, पिछले 2 क्लासों में 2 कंपनी बना चुके हैं हम क्रिएट करके। एक हमने अग्रवाल एंड कंपनी बनाया था, एक हमने मंगला ट्रेडर ऐसे कुछ बनाया था, ठीक है। ये चेक करते हैं कौन कौन सी बनाई थी। ये कॉपी करा हमने पाथ, इसको पाथ को सेट करने का तरीका ये है, इसको राइट क्लिक करा हमने, प्रॉपर्टीज में गए, ओपन फाइल लोकेशन करा हमने, इसमें कॉन्फ़िगरेशन वाली ये चीज देखना, टाइप ऑफ फाइल, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, टाइप ऑफ फाइल में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाना है हमें, क्लिक करा हमने, ये फाइल खुल गई हमारे पास, फाइल खुल गई। अब इसमें हमें एक साइड में ये देखना पड़ेगा, पाथ लिखे हुए हैं, डाटा पाथ कहाँ पे है, ये रहा, स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल। लोकेशन ऑफ डाटा फाइल मतलब हमें डाटा कहाँ पे रखना है। नॉर्मली वो सी ड्राइव को खोल रहा है हमेशा बार बार, सी ड्राइव यूजर पब्लिक tally.erp9 डाटा। अभी हमने टैली खोला था तो वो इस पाथ को उठा रहा था, हमें ये पाथ नहीं रखना, हमें इसमें, हमने इसे डिलीट करा, जो हमने कॉपी करा था इसमें, अभी पाथ को हमने वो इधर पेस्ट कर दिया डी ड्राइव को। बेसिक अकाउंटिंग में tally.erp9 डाटा नाम का एक फोल्डर बना रखा है हमने, उधर हमारा डाटा रखा हुआ है, उसको सेव करना है। इसको अब सेव कर देना, Ctrl+S, तो इसे क्लोज कर देना, ठीक है जी। अब इस टैली को भी ओके कर देना। अब इस टैली को दोबारा ओपन करेंगे तो वो अपने आप वहीं पे जहाँ पे हमने डाटा सेव करा वो वही पाथ उठाएगा। अब हमें बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो अग्रवाल एंड कंपनी अपने आप खोल दिया इसने, क्योंकि डाटा वहाँ पे सेव है। अब इसमें हमें सिलेक्ट कंपनी करना है, दूसरी कंपनी सिलेक्ट करना है, मंगला एंड एसोसिएट्स, हमने 2 कंपनी बना रखी है ना, इस फोल्डर में हमारे पास 2 कंपनी अवेलेबल है। अग्रवाल एंड कंपनी हमने परसों बनाई थी, मंगला एसोसिएट्स कल बनाई थी। मंगला एसोसिएट्स खोल लेते हैं हम, ठीक है जी। इसमें हम आज सीखेंगे 3 चीजें सीखेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने हैं, इन्वेंट्री के फीचर्स क्या क्या है इसमें, और अकाउंटिंग के फीचर कैसे सेट करने हैं हमें। सबसे पहले हमारे को सेटिंग करनी होती है टैली की। कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होनी जरूरी है, अदरवाइज हमारे को एंट्री करते हुए दिक्कत आएगी। फीचर में गए, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन सेट करनी है हमें, फीचर में गए, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करा हमने, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर है
तो जीएसटी की डिटेल डालेंगे हम इसमें। किसकी करनी है? मंगला की करनी है। मंगला की स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन सेट करनी है हमें। जीएसटी नंबर हमने यस कर दिया इसका, हाँ भाई हमारे पास जीएसटी नंबर है। सेट जीएसटी डिटेल, यस जीएसटी की डिटेल डालनी है हमें इसमें। जो हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट आया होगा उसके बेस पे हम डाल देंगे। दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे पास रेगुलर दे रखा है हमने, कंपोजिशन नहीं लिया। कंपोजिशन डीलर वो होते हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और वो ट्रेडिंग करते हैं, और इस कंपोजिशन में 1% टैक्स लगता है जो डीलर को जमा कराना होता है। ठीक है जी, रेगुलर लिया हमें। इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट इसमें पॉसिबल है। ठीक है जी, रेगुलर हमने क्लिक करा। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर वो किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है, जैसे कि दिल्ली में हमारी एक फर्म है, गुड़गांव में भी रजिस्टर्ड है, हम गुड़गांव में भी जीएसटी नंबर ले रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम, हमने जब से जीएसटी नंबर लिया है, हमने 10 अक्टूबर से ये फर्म बनाई थी, हमने ये सोच के बनाई है कि हमने 10 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन कराया था। यस कर दो इसको। हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं अपना। देखो कुछ ये बता रहा है क्योंकि मैंने गलत नंबर डाला है। ये मेरे को अलर्ट भी कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, भैया ये गलत है, वेरीफाई द जीएसटी नंबर। अगर मैं देखो इसी में सही नंबर भी डालता हूँ, एक नंबर है मेरे पास जो सही है बिल्कुल, 0733K1708N1ZF। अब ये अलर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सही नंबर है। ठीक है जी, हम गलत ही डालेंगे फिर भी। देखो एरर देता है ये, पर फिर भी हम एंटर करके आगे चलेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 होती है सेल की। सेल हमारी अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं हम, 1.5 करोड़ से ऊपर है तो मंथली फाइल करनी होती है हमें। हम क्वार्टरली रखते हैं, 1.5 करोड़ से नीचे वाले डीलर है हम तो भैया। ई वे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं है, यस करना है, नो करना है। ई वे बिल सबके ऊपर एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर रखा है जिनके पास जीएसटी नंबर है। एप्लीकेबल फ्रॉम 10 अक्टूबर से, जितनी तारीख से जीएसटी नंबर लिया। थ्रेशोल्ड लिमिट इनवाइस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। जो भी हमारी इनवाइस वैल्यू होगी टोटल इंक्लूडिंग टैक्स काटे, जो भी वैल्यू ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं इनवाइस वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ द इनवाइस, इनवाइस वैल्यू 50,000 की लिमिट गवर्नमेंट ने बोल रखी है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, यस इंट्रास्टेट के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल रखा है हाँ भाई एप्लीकेबल है तुम्हारे ऊपर भी जीएस ई वे बिल बनाना। पर उन्होंने लिमिट कुछ बढ़ा के दे रखी है हम लोगों को। दिल्ली में अगर हम सेल करते हैं तो 1 लाख रुपए बोलता है वो, कि 1 लाख रुपए तक तुम्हें ई वे बिल, 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए पे बनाना है, 1 लाख से नीचे है तो नहीं बनाना ई वे बिल। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर कोई मेरे पास एडवांस आती है पेमेंट तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है हाँ भाई लगाना है, उसके ऊपर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, ये बड़ी फर्म वगैरह तो लगा लेते हैं, छोटी फर्म है वो अभी रूल फॉलो नहीं कर रहा कोई भी, नो में रखा हुआ है हमने। ठीक है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, अगर कोई हम अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करते हैं 5,000 रुपए से ऊपर की एक ही सिंगल पार्टी से, तो उसके ऊपर टैक्स हमें रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ता है। अगर यस करते हैं तो एप्लीकेबल हो जाएगा, नो करते हैं तो अभी हम उसके बिना एंट्री करेंगे। सेट या अल्टर जीएसटी रेट, अगर हम सिंगल आइटम में डील करते हैं तो हम इधर के इसी स्क्रीन से हम अपना सेट कर सकते हैं जीएसटी रेट टैक्सेबल करके। इसमें हमें आईजीएसटी दिख रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी और सेस दिख रहा है इसमें। इसको कॉन्फ़िगर करा हमने, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करा हमने, बाहर आता हूँ दोबारा, F12 दबाया हमने। F12 के बाद लास्ट वाला ऑप्शन देखो, शो ऑल जीएसटी टाइप्स, यस कर दिया हमने तो सारे आ जाएंगे इसमें। आईजीएसटी भी आएगा, सीजीएसटी भी आएगा, एसजीएसटी भी आएगा। आईजीएसटी सपोज करो मैंने 18 डाला तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना होना चाहिए, नो और नो, अपने आप आ जाएगा। ये सेट कर दिया, पर हमें नहीं रखना अभी क्योंकि हमारा आइटम हो सकता है 3-4 आइटम हो, सब पे अलग अलग जीएसटी लगता है तो हम नो रखेंगे अभी फिलहाल। जीएसटी क्लासिफिकेशन करनी है कर लो, जरूरी नहीं है ये। एलयूटी अगर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट वाले केस में हमें एलयूटी या बॉन्ड फाइल करना होता है गवर्नमेंट के पास, क्या भाई हमारी पेमेंट 6 महीने के अंदर अंदर बाहर से आ जाएगी और फॉरेन करेंसी में आएगी, उसके लिए यस करेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट में डील करते हैं, अगर नहीं करते तो नो रखेंगे। यस करते हैं तो एलयूटी की डिटेल मांगेगा ये, एलयूटी का बॉन्ड नंबर, वैलिडिटी कब से लेकर कब तक वो वैलिड है। हर साल के अलग अलग एलयूटी फाइल होता है डिपार्टमेंट में, नो रखेंगे हम इसे। हाँ जी सर, किसी को कोई प्रॉब्लम जीएसटी सेट नो करने सर। में?
दीपक जी? हाँ जी ठीक है, चला रहे हैं जरा। ठीक है ना? उसमें खोल रहा था मैं अपने पास टैली में। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ खोलना टैली में। ये टैली में एक बार दोबारा बताओ कैसे खोलना था, मेरे से खुला नहीं था ये। क्या चीज? खुल गया? फीचर में जाना है, सेट करना उसमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। फीचर में जाना है, सेट करना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे। फीचर्स में हाँ जी। देखो देखो, ये नहीं खोल। कंपनी में जाके ना, हाँ जी, नहीं मेन फ्रंट पे ही आ जाएगा। एक मिनट मैं सेव कर लेता हूँ इसे, ठीक है? एक बार ठीक है फिर जी, बता, कोई नहीं। एक बार सेव करके फिर बताता हूँ एक मिनट दोबारा। हाँ कोई नहीं, फिर दोबारा देख लूंगा मैं बाद नहीं में मैं देख। अभी बता देता हूँ, रुक जाओ। हाँ ये जी बाहर आ गया, मंगला एसोसिएट्स खोल रखे हमने। ठीक है। F11 दबाना हमने, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन हम्म, क्लिक करा। इसमें ठीक आपको है। फर्म आपकी दिख रही होगी इसमें। हाँ जी हाँ जी हमने ठीक है, ये आ मंगला गया। मंगला एंड एसोसिएट्स को सेट करा। जीएसटी रेट हमें चेंज करनी है, डिटेल यस कर देना इसे, फिर डिटेल फिल करनी है इसमें हमने। ठीक है, ठीक है जी। इसको भी यस करना है। हाँ, इसको सेव कर लेंगे हम लास्ट में। ठीक है जी। अगर वैट एप्लीकेबल है आपके प्रोडक्ट पे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे उसे। ठीक है जी। एक्साइज एप्लीकेबल है तो यस रखेंगे, अदरवाइज नो रहेगा। जीएसटी सर्विस टैक्स अब है नहीं हमारे इधर, ठीक है। ठीक है जी। टीडीएस अगर एप्लीकेबल है किसी पे, अगर आप टैक्स ऑडिट होती है आपकी तो यस होगा इसमें, अदरवाइज नहीं होएगा। टीसीएस भी तभी होता है, ठीक है जी। अपना फर्म का पैन नंबर डाला हमने, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सिन नंबर होता है उसमें, ठीक है। ठीक है। यस कर उसमें डाल देंगे हम, यस कर दिया हमने। ये हो गई हमारी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, हमने फीड कर ली कैसे सेट करनी है। और ये डालनी जरूरी होती है क्योंकि बिल के ऊपर तभी मेंशन होगा, जीएसटी के रूल तभी फॉलो होंगे जब हमारा यहाँ पे यस होगा फीचर में ठीक है। जाके। ठीक ठीक है। है जी। अब दूसरा चीज सीखना हमने, अकाउंटिंग इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर भी सेट करने होते हैं हमें। फीचर में गए, हमने स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाला सेट करा। इसके बाद हमें इन्वेंट्री फीचर सेट करने हैं हमने। इन्वेंट्री फीचर में गए हम। अब हो सकता है हमें अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी हो किताबों में, हो सकता है नहीं करनी। इन्वेंट्री हम अलग से रखते हैं एक्सेल में अपने पास, या इन्वेंट्री का कोई सॉफ्टवेयर है मेरे पास अलग से। मेरे को अपने टैली में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, मेरे को सीधा सीधा परचेज और सेल के बिल काटने हैं विदाउट इन्वेंट्री। ठीक है। बिल नहीं काटने मतलब, बिल तो मेरा अलग से मैनुअल बिल बुक बनवा रखी है हमने, या सॉफ्टवेयर है मेरे पास बिलिंग का, उसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर होता है है। तो, उसमें सॉफ्टवेयर है सब, तो इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ उसमें आप फिर नो रखेंगे, अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन को नो रखेंगे। ठीक है जी। भाई अलग से है तो बिलिंग उसमें कट रही है, इन्वेंट्री भी उसमें मेंटेन हो रही है। बस अकाउंटेंट को तो हमने बिल निकाल के दे दिया, भाई तू सेल चढ़ा ले या परचेज चढ़ा ले, ठीक है। तू अपना कर जल्दी जल्दी, प्रॉफिट लॉस निकाल अपना बता। तो कोई एक एक एंट्री नहीं करनी इन्वेंट्री की। जो बैंकिंग और वगैरह के थ्रू पैसे आ रहे हैं उनके सबके पक्के बिल बनते हैं जैसे कि। बस बस उसको चढ़ाते जाओ अपने किताबों में। परचेज करी तो पेमेंट दिखा दो उसके अगेंस्ट में, नेट पता लग जाएगा आपको क्रेडिटर कितने बचे। हाँ सेल जी करिए तो उसके अगेंस्ट में डेटर कितने बचे हुए ये पता लग जाएंगे। ठीक है जी। इन्वेंट्री वाइज रिपोर्ट नहीं हमें लगानी इसमें टैली में, तो नो रखेंगे ठीक हम है। इसे। ठीक है जैसे जी। हम प्रोफेशनल हो गए, हमारी तो इन्वेंट्री होती नहीं कुछ, हम तो नो ही रखते हैं इसे। हम्म, ठीक है। आपकी ज्वेलरी की शॉप है, यस कर सकते हो आप इसे। और ठीक किसी है। की कोई ट्रेडिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो यस रखना है हमें, अगर आपको इन्वेंट्री इसी से बनानी है तो। हम अभी अकाउंट विद इन्वेंट्री ही करेंगे, ठीक है, तो यस ठीक है। करेंगे हम। एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, हो सकता है कोई एंट्री जीरो वैल्यू की है, परचेज करी मैंने 0 रुपए में, मेरे को माल आ गया, ऐसे कैसे आ गया भाई, स्कीम थी आ गया, हो सकता है ना सर। मैंने 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर लिया, 1 लाख क्वांटिटी का, 10,000 क्वांटिटी मेरे को फ्री में दे रही है कंपनी। हाँ गिफ्ट में जैसे, गिफ्ट नहीं, स्कीम फ्री में, में आ रहा है, स्कीम मेरा में। स्कीम में आ रहा है, स्कीम है मेरे ठीक पास। है। सौ स्कीम के और साथ, गिफ्ट अलग अलग होते हैं। हाँ गिफ्ट तो अलग है, गिफ्ट तो मेरे पास वैसे आ गया। ठीक है। ठीक है, स्कीम में आया मेरे पास, स्कीम थी कंपनी की कि हाँ भाई 10,000 क्वांटिटी खरीदोगे तो 1,000 फ्री देंगे हम। ठीक है। तो उसको हम जीरो वैल्यू पे आएगा, इनवाइस काटती है कंपनी हमेशा, चालान के थ्रू माल आता है, बड़ी कंपनी जितनी भी माल देगी चालान के थ्रू आएगा। हाँ जी हाँ जी। तो उसको एंट्री भी करनी है आप किताबों में।
जीरो वैल्यू हमने एक पढ़ा था एक जगह, हमने स्टार्टिंग में पहली क्लास में, मनी मेजरिंग होना चाहिए, उसमें मनी को इन्वॉल्व होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी। पर हम कहीं ना कहीं तो हम अपने पे आ जाते हैं ना कि हाँ भाई कल मनी नहीं है तब भी मेरे को एंट्री रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि मैं कल को सेल करूंगा इसे, हाँ मैं हाँ सेल तो बिल्कुल। करूंगा ना। कोई माल आ गया मेरे पास, अगर 10,000 क्वांटिटी, 1 लाख के साथ 10,000 हाँ फ्री जी हाँ आई, जी। फ्री में मिल गई मेरे को, अब मैं बेचूंगा भी उसे। मैं स्टॉक में दिखाना चाहता हूँ मेरे पास स्टॉक है, पर वो जीरो वैल्यू का है, समझ रहे हो? ठीक है जी। जीरो वैल्यू की भी एंट्रियां कर रहा भाई हूँ मैं जीरो इसमें। वैल्यू का स्टॉक है, मान लो 10,000 पीस के साथ 1000 पीस फ्री में आए हैं, हाँ, तो वो वैल्यू हमारी 11,000 पीस की हो गई फिर। तो 11 आप उसको 10,000 अलग से करके आपने अमाउंट, मेन अमाउंट दिखा दिया, एक दूसरी एंट्री साथ में कर दी जिसका अमाउंट मैंने जीरो दिखाया। जीरो अमाउंट की वो दिखा दी, हाँ, मतलब वो क्वांटिटी ग्यारह पूरी। हजार पीस की हो जाएगी वो वैल्यू फिर। हाँ, 11,000 की हो जाएगी वो ओवरऑल में। हाँ जी। ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो वो 11,000 का एवरेज निकालेगा। हाँ, फिर वो प्रॉफिट वो उस पे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसे अगर यस करूंगा तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन एंट्री अलाउड कर देगा ये मेरे को। ठीक है। ठीक है, अगर नो रखता हूँ तो ये करने नहीं देगा मेरे को जीरो वैल्यू की कोई भी एंट्री। ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल हम नो ही रखेंगे इसे। ठीक है, पहली बात तो ये जनरल इन्वेंट्री फीचर में मेरे को जनरल वाला कॉन्सेप्ट ये रखना ही रखना है। जनरल में जो आ रहा है ना हमारे पास, ये पहली हेडिंग, हेलो, हाँ जी हाँ जी। इन्वेंट्री फीचर में जनरल वाली सेटिंग करनी जरूरी है, अगर मेरे को स्टॉक रखना है या नहीं रखना, अच्छा। यस या नो करना जरूरी है। ठीक है जी। ठीक है जी। दूसरी चीज, दूसरी साइड में देखो, अब इसको कुछ नहीं करना हमने, ये वहां पे यूज होंगे। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, यस करना होगा अगर मेरे पास गोडाउन है। एक ठीक गोडाउन है। मेरा यहाँ पे है नीचे, विकास विहार में वो है। कैटेगरी अलग है। हाँ, नहीं पहले सुनो तो, गोडाउन अलग अलग है, मल्टीपल गोडाउन है। ठीक है। हल्दीराम के 10 गोडाउन होते हैं, एक फैक्ट्री एक एक जगह है, गोडाउन उसने अलग अलग जगह जगह बना रखे हैं अपने ठीक है। आसपास में। एक को दे दिया प्लॉट नंबर 124, एक है प्लॉट नंबर 125, एक प्लॉट नंबर 126। मल्टीपल गोडाउन चल जाएंगे इसके हाँ, अंदर। मल्टीपल गोडाउन यस करूंगा तो यस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक की कोई कैटेगरी है कि हाँ भाई ये इस स्टॉक का है, ये फ्रिज आइटम है, ये टीवी है। ठीक है ना, फ्रिज में भी तो ठीक कोड है। होते हैं अपने, हाँ जी हाँ जी। तो वो उस लेवल की अकाउंटिंग है ये। ठीक है। मेंटेन बैच वाइज, ये उनके लिए, केमिस्ट के लिए बैच वाइज है, एक्सपायरी भी होगी। कुछ भी खाने पीने की आइटम है, एक्सपायरी हाँ होती जी हाँ है, जी। बैच होता है उसका, लोट होता है, तो उसके लिए ये उनको इससे पता चल जाता है। हाँ, इसमें बिल में लिखा हुआ आएगा ना, हर बिल पे हम लिख के देंगे उसे, हाँ वो जी बैच हाँ जी। नंबर। जैसे ही हम बैच नंबर डालेंगे ना प्रोडक्शन पे, बैच नंबर आ जाएगा हमारा। हाँ जी। जैसे ही मैं उसकी बिलिंग करूंगा तो वो बैच नंबर अपने आप उठा लेगा वहां से। ठीक है। ठीक है, ये केमिस्ट वगैरह यूज करता है जनरली। ठीक है। या तो खाने पीने की चीजों में या केमिस्टों के पास हाँ हाँ। ठीक है। इनमें डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। हाँ जी, जब भी आप बिल लेते हो ना, आप केमिस्ट से बिल लेना कभी भी, पक्का बिल। अगर वो कंप्यूटर से निकाल रहा है तो बैच और एक्सपायरी लिख के देगा वो उस पर, ऑटोमेटिक आता है उसमें प्रिंट होके। ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, मतलब एक्चुअल हमारे पास आए एक 110 पीस, बिलिंग हुई हाँ 100 की, होता है ना ऐसे ही, हाँ। 10 पीस फ्री में आए स्कीम में लग के, ऐसे भी होता है कई बार। हाँ जी हाँ होता है। तो वो चीज है, ये कॉलम अगर मेरे को अलग अलग चाहिए मेंटेन करना है तो ये यस करना पड़ेगा हमें। ठीक है। एक्चुअल इतने हैं, बिल्ड इतने हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है जी। ऐसा होता है ना, दो के साथ एक फ्री, हाँ जी हाँ, कई बार आउट आ जाती है स्कीम। आउट स्कीम है, सब पे आती है आजकल। आप ग्रोसरी आइटम कुछ भी खरीदो, उसमें हाँ लिखा जी होता है हाँ। तीन के साथ दो फ्री, मतलब आउट। हाँ, आउट 5 हो रहे हैं, बिलिंग 3 की लग रही है, हाँ जी हाँ जी। तो ये उसके लिए। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, इसको हम अभी लास्ट में समझेंगे। ठीक है, ये अभी आने ठीक वाली है। क्लासेस में लास्ट में ही समझ आएगा ये चीजें ना। ठीक है जी। अभी वैसे बता दिया मैंने आपको। हम्म। ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर मेरे को ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन रखनी है इसमें, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, जो प्रोसेसिंग ऑर्डर, जिस टाइप के भी काम है ना हमारे, उसमें यूज होएगा ये। हाँ जी हाँ जी। इनवॉइसिंग में एनेबल इनवॉइसिंग, एनेबल इनवॉइसिंग, यस इनवॉइसिंग करनी है मेरे को सिस्टम से, यस कर दिया मैंने। रिकॉर्ड ठीक परचेज है। इन इनवॉइस मोड, इनवॉइस मोड मतलब आइटम वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना है मेरे को परचेज का भी, तो यस कर अच्छा। दिया मैंने इसमें। ठीक है जी। ठीक है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट क्रेडिट नोट यूज करना है मेरे को, मैंने यस कर दिया। ठीक है जी। ठीक है। डेबिट क्रेडिट नोट भी डालूंगा मैं, तभी पता लगेगा आप लोगों को क्या होता है ये। ठीक है। हाँ जी। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन द इनवॉइस, परचेज करा मैंने 100 रुपए का था, 10% वो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं हमें हर बार, हाँ हर एक जी। आइटम पे, तो इसे भी यस कर लें, कर दें, कर हाँ दिया। जी। ठीक है, बस ये दो चीजें मेन थी, जनरल और इनवॉइसिंग। जनरल और इनवॉइसिंग सेट करना जरूरी है।
परचेज मैनेजमेंट। पर पंकज म्यूट कर भाई, इसने हाथ उठाया, एक रुको। हाँ पंकज बता। नहीं मैंने नहीं उठाया, पहले करा था। अच्छा पहले का तो म्यूट करना भाई। हाँ जनरल और इनवॉइसिंग हमें सबसे पहले देखना है जी। ठीक है। ठीक है, इसकी सेटिंग कर ली हमने। परचेज मैनेजमेंट ये अपना है, आगे के लेवल का है, आगे बताएंगे। ठीक है। ठीक है, सेल ये मैनेजमेंट व परचेज मैनेजमेंट, हाँ ये ये सब अदर वही है, फीचर। अगर मैनेजमेंट के टूल है ये सारे। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल प्राइस लेवल चेंज होता रहता है हमारा, ये आगे का है। ठीक है, मेन पहले ठीक। सबसे पहले सेट करना हमें जनरल और इनवॉइसिंग। आज के लिए मैंने ये दो चीजें लिखी थी इसमें, जनरल और इनवॉइसिंग। ठीक ठीक है है जी, इन्वेंट्री में मैंने ये दोनों चीजें चेंज कर ली है अपनी, यस कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को आना है दूसरे फीचर पे। फीचर में गया, इन्वेंट्री वाले में मैंने चेंज कर लिया, जो जो दो चीजें चेंज करनी थी मेरे को। स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। अब मेरे को अकाउंटिंग फीचर की सेटिंग करनी है। अकाउंटिंग फीचर, अकाउंटिंग फीचर में जनरल पढ़ेंगे हम, और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट और इनवाइसिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फीचर में जनरल पढ़ रहे हैं हम, जनरल पढ़ रहे हैं हम अब। जनरल में वो बोल ठीक रहे है। हैं मेंटेन अकाउंट ओनली या इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड है, हमने तो इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। इन्वेंट्री मेंटेन करनी है ना हमने तो। हाँ जी हाँ। इसमें भी वही इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट दे रहा है साथ में। मेंटेन अकाउंट ओनली नो कर दिया हमने। ठीक है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, अकाउंट एंड इन्वेंट्री यस कर रखा है ऑलरेडी, वो उधर से यस हो गया ही अपने आप। ठीक ठीक है, है जी। यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नो, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। हाँ जी हाँ। क्योंकि हमारी तो ट्रेडिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहां पे बनता है जहाँ पे प्रोफेशनल है, सीए है, कोई कंपनी सर्विस देती है, उसके लिए बनता है। ठीक है। ठीक है, जिनका ट्रेडिंग नहीं है, जिनको माल नहीं बेचना, उनके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अच्छा। हमारे लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस बनना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनना है, तो हम नो रखेंगे। एनेबल मल्टीपल करेंसी, मतलब हमारी यूएसडी में बाहर, इंडिया से बाहर भी बिलिंग होनी है, हम उसे यूएसडी में भी बिलिंग करनी है। हाँ, मल्टीपल करेंसी करेंसी आएगी तो हम उसको यस करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, नहीं तो नो करेंगे। सिर्फ नहीं तो सिंगल नो। अपने इंडियन रुपीज में आना है तो। इंडियन रुपीज है हमारा, लोकल है तो इंडियन रुपीज में ही काम चलेगा इधर। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट मतलब जो भी बिल्स पेमेंट करनी है किसी को या लेनी है किसी से, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है हमें। मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस। हाँ भाई, बिल, एक बिल नंबर की पेमेंट हमने करी की नहीं करी, हमें ये पता लग जाए अकाउंट से ही। ठीक है। हमें ये पता लग जाए कितने दिन की उधारी हो गई है, हमें ये पता लग जाए कितने दिन हो गए उसने पेमेंट नहीं करी अभी तक। जैसे किसी की 15 दिन की है या 20 दिन की है, हाँ, इंडिकेटेड आ हम जाएगा लगा हमें। देते हैं ना 15 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउड है, उससे ऊपर होगा तो भैया तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज उसके लिए है। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस, और नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो यस कर देंगे हम इसमें भी। नॉन ट्रेडिंग मतलब जो परचेज सेल से रिलेटेड है, उसके अलावा, मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी उधारी पे खरीद लाया मैं तो, हाँ जी उसने हाँ। उसने 60 दिन का क्रेडिट दिया था, तो मेरे को पता लग जाए। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। यस कर दिया। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है तो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो रखना इसे। जब हाँ, हम जैसे उसकी किसी के 60 दिन से ज्यादा पेमेंट हो गई, इंटरेस्ट चलाना है तो यस कर हाँ देंगे तो यस इंटरेस्ट करेंगे, चलेगा। जब हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे ना, तब हाँ उधर जी ऑप्शन मांगेगा हमसे कितना क्रेडिट पीरियड अलाउड करना है इसे, कितना इंटरेस्ट लगाना है इसके ऊपर। ठीक है। हर एक पार्टी के साथ अलग अलग हमारा वो होता है, डील होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ। हर एक पार्टी के साथ हमारा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ भाई तेरे को 60 दिन का अलाउ करेंगे, तेरे को 15 दिन का ही देंगे हम। ठीक है। ठीक है, इसको मैं नो रख रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, दो चीजें हो गई हमारी, जनरल हो गया, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट हमें सेट करना आ गया कैसे करते हैं हम। इसके बाद इनवॉइसिंग हमने अभी कराई है वहां पे, तो अपने आप यस हो गया यहाँ पे भी। ठीक है। वहां पे करा है ना इन्वेंट्री में, हाँ जी हाँ। एनेबल इनवॉइसिंग यस, हाँ इनवॉइस मेरे को इसी से काटने हैं। परचेज हमें इनवॉइस मोड में सेव करने हैं यस। डेबिट क्रेडिट हमें बनाने हैं, हाँ जी बनाने हैं हमें। हमने वहां पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी उठा लिया। ठीक है, साथ में एक ये चीज देखो, बैंकिंग का फीचर, बैंकिंग का फीचर दिख रहा है ये, एनेबल चेक प्रिंटिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां चेक अपने टैली से, अपने सॉफ्टवेयर से ही प्रिंट कर देती हैं। चेक के रोल लग जाते हैं उसमें, चेक ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाते हैं। हाँ जी, उसी में प्रिंट निकला, अपना साइन करा और दे दिया। ठीक है। हाँ जी हाँ। सेट या अल्टर टैली से निकल ट्रांजेक्शन है जी। टैली से ही निकल जाते हैं वो चेक। हाँ हाँ, ट्रांजेक्शन टाइप सेट करनी है अपने को, एटीएम कैसे करना है, पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, नो यस। ये अपने फीचर है किस तरह से हमें पेमेंट लेनी है और देनी है, कार्ड से लेनी है कि नहीं लेनी, यस नो। कैश है, चेक है, कार्ड है।
हाँ, ECS है। सारे सारे ट्रांसफर, पेमेंट, रिसीव और पेमेंट के मेथड है ये। इसको यस नो कर सकते हो अपने हिसाब से। ये इलेक्ट्रॉनिक DDPO क्या चीज है जी? इलेक्ट्रॉनिक डीडी होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, बैंकर चेक होते हैं ना, अच्छा। जो बैंक काट के देता है हमारे भी यहाँ पे। बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी है ना, ये एशियन बर्जर जैसे होती हैं, या कोई और भी रिलायंस वगैरह की टाइप की हो गई, जो अपने डायरेक्ट पेमेंट करती हैं, वो हाँ अपने अकाउंटेंट से पेमेंट नहीं करवाती, सीधा बैंक को हाँ इंस्ट्रक्शन देती हैं। बैंक उनके बिहाफ पे चेक बनाता है और अपने आप कोरियर करता है। हाँ हाँ हाँ। बैंक भी उनके लिए काम करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक चेक वो हो हाँ, जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक होते हैं। उस पे आप सिग्नेचर नहीं देखोगे किसी के भी, उस पे बार कोड लगा हुआ होगा, हाँ जी हाँ। बार कोड लगा होगा या DSC लगे होंगे उस पे। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए होते होंगे जी। प्राइवेट में भी होगा, प्रोप्राइटर में भी हो जाते हैं, बड़ी फर्म है तो हम राइटर में ले, हो जाते हैं ये। तो खर्चे लगेंगे, कुछ भी ले लो हाँ, बैंक से। बैंकों के साथ वो तो तालमेल बनने वाली बात है। हाँ, ठीक है। हम्म। इसी तरह ये सेट अभी हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, प्रिंटिंग भी नहीं करनी हमें, नहीं तो बार बार ऑप्शन देता रहेगा वो, प्रिंट करो। हाँ जी हाँ। ठीक है। बैंकिंग फीचर यस करते हैं अगर हम, एनेबल बेनिफिशियरी कोड, ये आता है उसमें, बैंकिंग के साथ कनेक्टिविटी के लिए होता है ये। ठीक है। ठीक है, ये इसको नो ही बैंक रखो आप। कनेक्ट हो जाते हैं इसमें फिर ऑटोमेटिक। हाँ जी, इधर से जैसे आपने इसमें देखोगे ना, ई वे बिल में हाँ जी हाँ। डायरेक्ट ई वे बिल कनेक्ट हो जाता है इससे, अच्छा। सीधा लॉगिन पे ले जाएगा आपको। टैली में इतना फीचर है कि आप इसमें ई वे बिल जनरेट कर सकते हो आप, अच्छा अच्छा। जो सब इन्फॉर्मेशन चीजें डालनी है टैली में। अपने हाँ, सब कुछ कनेक्टिविटी है। ERP तभी तो नाम है इसका, टैली हम्म। ERP 9। ठीक है। हमारे ये को एडवांस, वैसे सॉफ्टवेयर ये लेने की जरूरत नहीं है, हम ले लेते हैं। ये एडवांस वर्जन है सर। हाँ। ठीक है। सेट या अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर, पोस्ट डेटेड चेक वगैरह होते हैं, हमने किसी को एडवांस दे दिया चेक काट के, तो उसकी भी एंट्री कर सकते हो आप इसमें, अपने आप एडजस्टमेंट उठा लेगा वहाँ पे। ठीक है। ठीक है जी, जैसे आज की डेट में मैंने अगले अप्रैल का चेक काट रखा है, मई जून का काट रखा है, इसमें मैं हम डाल एंट्री सकते हैं। एंट्री कर दूंगा, वो अपने आप हिट कर लेगा उस तारीख को। ठीक है। ठीक है, बस इसे अभी यहाँ तक सेव करो। ठीक है जी, ले, ये अपना हो गया। इसके बाद हम अकाउंटिंग पिक्चर, इन्वेंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, स्टैट्यूटरी, ये तीनों चीजों में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। एक मिनट सर, मैं और उसे पूछ लूँ। हाँ हेमंत, हेलो। हाँ, हेलो, हाँ जी सर। कुछ समझ आ रहा है पंकज? हाँ जी सर, आ रहा है। आ रहा है ना? चल हेमंत, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद करेंगे हम लेजर क्रिएशन। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, लेजर क्रिएशन, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जाना है मास्टर में, मास्टर बोलते हैं उसे, मास्टर डाटा मेन होता है हमारा। मास्टर डाटा, अगर मास्टर डाटा सही है हमारे पास, तो सारी अकाउंटिंग एंट्रियां सही रहेंगी हमारी। ठीक है। हमने फीचर सही सिलेक्ट करे, हमने अभी करे ना फीचर सिलेक्ट, हाँ जी हाँ। फीचर सही है हमारे सारे। ठीक है, हम उसके बाद मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे हम, जिसके बेस पे हम आने वाले टाइम में सारी एंट्रियां करेंगे। लेजर हमने कल बनाए थे, नहीं बनाए थे, नहीं बनाए इसमें ना, पिछली वाली कंपनी में बनाए थे हमने। मास्टर डाटा क्रिएट करा हमने। मास्टर डाटा कैसे करना है हमें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गए, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, लेजर बनाने हैं, पार्टियों के क्या बनाने हैं, लेजर बनाने हैं। लेजर बनाने के लिए क्रिएट करा, सबसे पहले डिस्प्ले में देखते हैं क्या पहले से कोई लेजर बना पड़ा है। हाँ बने हुए हैं, 2 लेजर बने हुए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होते हैं टैली में, ये ऑटोमेटिक बने होते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए हमें बिजनेस में। हाँ जी। ठीक है जी, इसके अलावा बिजनेस में देखते हैं क्या हम बना सकते हैं, लेजर बनाते हैं हम, क्रिएट करते हैं। एक मैं क्वेश्चन उठा ही लेता हूँ आगे, वो वाले लेजर सारे बनाते जाएंगे हम। इसकी जो मंगला है ना, मंगला में जो ओनर है उसका नाम है अरुणा, अरुणा मंगला। ठीक है जी, मैं एक केस बना रहा हूँ आपके लिए।
ठीक है सर, सब ध्यान से सुनना। अरुणा मंगला, अरुणा मंगला जो है ओनर है, प्रोप्राइटर है इसकी फर्म की। उसने पैसे लगाए बिजनेस में, बिजनेस में पैसे लगाए, बैंक के थ्रू डाले उसने, वो बैंकिंग जानती है, उसने बैंक के थ्रू पैसे डाले। तो हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे इसमें, बैंक का अकाउंट बनेगा और अरुणा का कैपिटल अकाउंट बनेगा। अरुणा कैपिटल अकाउंट बनेगा क्योंकि उसने पैसे डाले, अरुणा कैपिटल अकाउंट, और बैंक से डाले उसने तो बैंक का अकाउंट बनेगा इसमें। बैंक कौन सा था? एक्सिस बैंक था हमारे पास, हाँ जी। तो एक्सिस बैंक डालते हैं हम इसमें, एक्सिस बैंक अकाउंट। इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे कहाँ का है ये, अभी फिलहाल ऐसे ही करते हैं हम। ग्रुपिंग कौन सी होती है हमें? बैंक मतलब एक बैंक है, बैंक कई प्रकार के हो सकते हैं, एक्सिस हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एसबीआई हो सकता है। हम उसको सबको एक जगह ग्रुपिंग करेंगे ना, तो ग्रुपिंग कहाँ पे करेंगे? बैंक अकाउंट में ही। एक कॉमन बैंक अकाउंट हमारा ग्रुप होता है, इसमें आप देखोगे बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, मंगला एंड एसोसिएट्स अकाउंट होल्डर हो गया खुद ही, उसका अकाउंट नंबर ये डाल दिया हमने। आईएफएससी कोड अगर है हमारे पास तो डाल देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना ब्लैंक। बैंक नेम कौन सा? एक्सिस बैंक है हमारे पास। ब्रांच कौन सी है? नजरगढ़। ठीक है जी। सेट चेकबुक, अगर चेकबुक है हमारे पास, बैंक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे वहां पे थी वो डालनी है तो डाल दो, अदरवाइज नो कर देना। एनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन यस रखना हमेशा। ये बन गया हमारा एक्सिस बैंक। और अरुणा, अब अरुणा ने पैसे डाले थे, बैंक से डाले थे, और अरुणा का कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट हिट होते हैं हमेशा, हर एक एंट्री में मिनिमम दो अकाउंट आएंगे। अरुणा कैपिटल लाई बिजनेस में, बैंक के थ्रू लाई, तो बैंक अकाउंट में हमारे बैंक में पैसे आ गए और अरुणा की कैपिटल बढ़ गई। अरुणा, दोनों अकाउंटों में एंट्री होगी इनकी? हाँ जी, अच्छा। अरुणा कैपिटल। अरुणा कैपिटल मतलब कहाँ पे लिंक कर रही है? कैपिटल। अरुणा कैपिटल मतलब कैपिटल है हमारे। ठीक है हाँ। जी। मेंटेन, इसमें बिल वाइज नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि इसमें बिल होता ही नहीं है कोई। इन्वेस्टर या वो यानी पार्टनर हो गए हमारे? हाँ, पार्टनर हो गई ना, कैपिटल प्रोप्राइटर हो गई, हाँ जी। हाँ। जैसे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी। हाँ जी। ठीक है जी। दूसरा है, हमने बैंक से लोन लिया, बिजनेस को चलाने के लिए स्टार्टिंग में ही हमने लोन ले लिया अपनी पर्सनल प्रोफाइल के बेस में। तो लोन लिया तो बैंक का अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बना रखा है एक्सिस का। अब बैंक से हमने लोन भी लिया तो एक्सिस बैंक से ही लोन उठा लिया हमने, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। ठीक है जी। ठीक है। एक्सिस बैंक से लोन लिया मैंने, पर्सनल लिया, अनसिक्योर्ड ले लिया। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जितने भी होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। हम्म। अनसिक्योर्ड होता है ना, हाँ तो जी। लोन का अकाउंट देखते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। लोन, लोन आ रहा है, लोन एडवांस, क्या हमने एडवांस दिया किसी को? नहीं दिया। लोन लायबिलिटी, हाँ लोन लायबिलिटी है। लोन लायबिलिटी के नीचे दो और दिख रहा है, सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड में डाल दो। ठीक है जी, बस ज्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, हमने जो पैसे लगाए बिजनेस में, हमने पैसे कैसे लगाए ये मैं बताता हूँ। कैपिटल लाया था मैं 3 लाख रुपए। अरुणा कैपिटल कितनी लाई थी? 3 लाख रुपए। 3 लाख का उसने लोन उठाया, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 लाख रुपए। 6 लाख के बाद हमने एक बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए की। बिल्डिंग खरीदी तो क्या चीज होगी? बिल्डिंग आएगी हमारे पास और जाएगा क्या? बैंक से पैसा जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है सर? हेलो, हाँ जी। सर समझ आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ, एक मिनट रुको। हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आई हमारे पास, बिल्डिंग हमने खरीदी है तो बिल्डिंग हमने परचेज कर ली। बिल्डिंग अकाउंट चाहिए मेरे को इसमें, और दूसरा अकाउंट कौन सा चाहिए था जिससे पेमेंट करी? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बिल्डिंग अकाउंट बनाया। मैंने बिल्डिंग अकाउंट बनाया, तो मैंने बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग अकाउंट क्या होती है हमारी? एसेट होती है। एसेट कौन सी होती है हमारी? फिक्स एसेट्स होती है। ये क्या होती है? एसेट होती है, पर कौन सी एसेट होती है? फिक्स एसेट्स।
देखो मैं नॉर्मली में एसेट डालूंगा इसमें, तो क्या आएगा लिखा हुआ? एसेट में क्या है? करंट एसेट है मेरी, डिपॉजिट है, फिक्स एसेट्स है, लोन एडवांस है, एक्सपेंस है। ये मेरी है फिक्स एसेट्स, जिसे मैं आने वाले टाइम में यूज करूंगा। क्या इस पे जीएसटी लगा था? नहीं लगा था हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अब इनपुट थोड़ी लेना उसका बिल्डिंग का, ठीक है। कंप्यूटर को नहीं पता बिल्डिंग क्या चीज है, हमारे को पता है। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर जो हमारे पास पैसे थे उसमें से हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर का अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर क्या है हमारे पास? एसेट है, एसेट साइड पे आता है फर्नीचर। एसेट कौन सी? हमारी करंट एसेट है, डिपॉजिट है, फिक्स एसेट्स है, लोन एडवांस है, मिसलिनियस है। ये भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, ये भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, ठीक है जी। मेंटेन बिल वाइज इसमें जरूरत नहीं है हमें कोई, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है कोई। जीएसटी, अगर फिक्स एसेट्स पे जीएसटी लगा हुआ है तो हाँ भाई इनपुट मिल जाएगा मेरे को, तो फिर हमें जीएसटी @ 18% इनपुट ले लेते हैं हम उस पर। एप्लीकेबल कर दो, यस कर दो। परचेज टैक्सेबल कर दो इसे। लास्ट में परचेज टैक्सेबल। कैपिटल गुड्स है हमारे लिए फिर फर्नीचर, 18% लिखेंगे हम इसमें, 9% अपने आप उठा लेगा। गुड्स है ये हमारे लिए, इसको सेव कर देते हैं हम। एंटर 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 करके नीचे आना है, यस या नो, उस पर भी एंटर करेंगे तो यस माना जाता है वो। फर्नीचर खरीद लिया हमने। इसने बैंक इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हमने अपने बिल्डिंग में, तो इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए डिपॉजिट जाता है एडवांस। हाँ डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी का ऐड है ही नहीं मेरे पास, सिक्योरिटी मेरे लिए एडवांस गया हुआ है मेरा ऑफिस में, जी। वो मेरा लास्ट तक पड़ा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। एक करंट एसेट अकाउंट होता है हमारे पास, करंट एसेट्स, अच्छा जिसे मैं आने वाले टाइम में कभी भी निकाल सकता हूँ, मतलब कभी भी तोड़ सकता हूँ उस पैसे को मैं। जब मैं बंद कराऊंगा तब मैं अपने मेरा पैसा जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक बार डिपॉजिट देख लेते हैं, डिपॉजिट आता है, डिपॉजिट ये रहा, डिपॉजिट एसेट्स, इसमें डाल देंगे हम। डिपॉजिट एसेट्स भी मेरा कहाँ पे आ रहा है? अंडरलाइन होके देखो नीचे कहाँ आ रहा है, करंट एसेट्स के अंदर ही आता है ये भी। अगर अच्छा ये ग्रुप नहीं होता मेरे पास तो मैं करंट एसेट्स में ही डालता इसे, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो सेव कर लो, यूं का यूं एंटर करा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारे पास। हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा टेलीफोन का, टेलीफोन के लिए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया। ये सबके अलग अलग बनते हैं लेजर? बिल्कुल सर, नहीं तो कल को पता कैसे लगेगा मेरे को कितना मैंने किससे लेना है? हाँ, अभी तो हम सब एक ही में डाल देते थे। हैं सर? अभी अब तो हम सब एक ही में डाल देते। जिस दिन ढूंढोगे आप, आपके पास पर्चे ही नहीं ये मिलेंगी, मिलते ही नहीं। मिलेगी भी नहीं, ठीक है। वही डिपॉजिट एसेट्स में डाल दिया हमने, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया हमारा, फर्नीचर फिक्सर खरीद चुके हम ऑलरेडी। बैंक लोन लिया था हमने, उसकी लोन की किस्त भी पे कर रहे होंगे हम, हाँ जी। हाँ। किस्त के ऊपर ब्याज भी लग रहा होगा, हाँ जी। ब्याज लग रहा होगा ना, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस बैंक लोन, ठीक है जी। इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए? खर्चे एक्सपेंस है, में ये इनकम है, एसेट है, क्या है? खर्चे में ये तो खर्चा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट खर्चा है ये तो। डायरेक्ट नहीं है सर, सेल से डिपेंड इनडायरेक्ट ना, है। इनडायरेक्ट है सर। इनडायरेक्ट खर्चा है। हाँ, हाँ जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो इस ये पे लोन जी, वगैरह के सबके अलग चल सकते हैं अकाउंट? हाँ जी हाँ जी, अच्छा। ठीक है। बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, पहली बात तो ध्यान देना। हाँ जी। इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल, जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो नो कर दिया मैंने, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। अगर कोई बैंक चार्जेस लेता है मेरे से हाँ जी। तो वो टैक्सेबल है, जीएसटी लगता है उसके ऊपर। हाँ, अगर वो मैंने कार्ड बैंक के को ऊपर टैक्स लगता है। हाँ, बैंक को अगर मैंने जीएसटी नंबर अपना इंटीमेट कर रखा है तो मैं उसका इनपुट ले सकता हूँ अपनी किताबों में। अच्छा अच्छा। बैंक को जीएसटी नंबर होना चाहिए मेरा, मेरे वाला बैंक के पास, और उसका जीएसटी इनवॉइस कटना चाहिए बैंक की तरफ से भी, तो मैं उसका इनपुट ले लूंगा अपनी किताबों में भी, अलाउड है वो, ठीक है। ठीक है जी। यस कर दिया।
ठीक है, बैंक लोन हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया हमारे पास। हम अब हमने क्या करा, परचेज करा सामान, क्या करा, परचेज करा कुछ भी सामान, परचेज जीएसटी एट द रेट 12% 18% वाला हमने परचेज करा। हम 18% वाले माल में डील करते हैं। परचेज हमारा परचेज अकाउंट नॉर्मली में आता है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, ठीक है, इसे नोट एप्लीकेबल कर दो, राउंडिंग वगैरह कुछ नहीं करना। जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, इसमें हम नो रखेंगे हम इसमें, क्योंकि आइटम परचेज में, अच्छा इसमें तो यस कर सकते हैं हम, क्योंकि 18% वाली हमारी है। परचेज टैक्सेबल 18%, ठीक है जी, इसमें हम 18% वाली परचेज डालेंगे। गुड्स है, गुड्स पे टिक कर दिया हमने, ठीक है जी, ठीक है। परचेज हो गया हमारा। इसी तरह 5% वाला भी हो सकता है, 12% वाला भी हो सकता है। परचेज हो गया हमारे पास, बैंक हो गया, सेल। अब हम सेल भी करेंगे। सेल जीएसटी 18 वाला, हम नॉर्मली 18 वाले में डील कर रहे हैं तो 18 वाला ही बनाएंगे हम। सेल ग्रुप हो गया हमारा। अभी समझना, एक चीज और बताऊंगा, अभी सेल कर दिया हमने 18 वाला। हाँ जी। बिल वाइज हो गया, यस, ये बिल वाइज तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, सेल कर दिया, सेल टैक्सेबल 18%, ठीक है सर, नो अपने आप बाइफरकेट कर दिया। गुड्स गुड्स है, ये सर्विस लिख दिया था, सेव कर दिया हमने, ठीक है जी। अब हो सकता है मैं परचेज, है जी, जैसे हमारे पास इसकी पेमेंट आ रही है बाई कार्ड आ रही है, सर पेमेंट अलग चीज है, पेमेंट जाएगी हमारी उधर क्रेडिटर में। इसमें नहीं आएगी सेल हाँ, करने में। नहीं नहीं नहीं, पेमेंट क्रेडिटर में सोचेंगे ना हम, पेमेंट का मेथड, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। परचेज हम कैसे कर रहे हैं वो बात अलग है, क्रेडिटर की पेमेंट कैसे आनी जानी है वो अलग चीज है, ठीक है। ठीक है। परचेज मैं 5% वाले में भी डील करता हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ। मैं कुछ आइटम मेरे पास ऐसी है जो 5% वाली भी है, किसमें अच्छा करूंगा मैं, उसकी ग्रुपिंग भी परचेज में ही रहेगी। परचेज जीएसटी 5% भी परचेज में ही आएगा। ठीक जैसे है। परचेज जीएसटी 12% परचेज, परचेज जीएसटी 18% परचेज। ये अलग अलग ग्रुप अकाउंट बन जाएंगे उनके। अकाउंट अलग अलग बने, लेजर अलग अलग बने, पर ग्रुप सेम है, ये ध्यान रखना। परचेज अकाउंट है। हाँ, जब मैं टैली में खोलूंगा ना, अलग अलग परचेजेस देखूंगा, तो परचेज अकाउंट में एंट्री करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज अकाउंट में एंट्री करने के बाद पता लगेगा मेरे को 5% वाली कितनी है, 12 वाली कितनी है, 18 वाली कितनी है। अभी तो हम एक बिल एक ही साथ चढ़ाए थे, उसमें कुछ 5% का कुछ 12% का भी आपने कुछ था। आपने बिल चढ़ाया, हाँ। अब मेरे को ये टोटल साल के एंड में ये चेक करना होता है कि मैंने 5% वाली कितनी परचेज करी इस साल, हाँ उसमें पता नहीं चलता मैंने हमारे। कपड़ा कितना बेचा इस साल। हाँ जी हाँ। तो कपड़ा मेरे को ध्यान देना है, मेरे को कपड़ा भी बेचता हूँ मैं, और बने बनाए रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचता हूँ। गारमेंट्स पे अलग रेट है, कपड़े पे अलग रेट है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हमने अलग से आएगा परचेज के अंडर ही, ग्रुप अंडर ग्रुप परचेज है, ठीक है। एप्लीकेबल, यस यस करा हमने। परचेज टैक्सेबल पे ले गए हम नीचे, 5%, ढाई ढाई अपने आप कैलकुलेट कर देगा ये। गुड्स है, यस करा, सेव कर दिया इसे। इसी तरह हम सेल भी करेंगे इसको, अब परचेज करा है तो ये भी सेल अकाउंट ले गए हम, ग्रुपिंग सेम है हमारी। सेल इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, एप्लीकेबल जीएसटी, यस, 5% वाला, सेल टैक्सेबल 5%, गुड्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है जी। परचेज हो गया हमारा, सेल भी हो गया है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हमने इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी जमा कराई थी, अब अगले महीने का बिल भी आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी लेजर चाहिए होगा हमें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अलग जाएगा, वो सिक्योरिटी का अलग आएगा। सिक्योरिटी तो मेरी एसेट है ना, कल को पड़ी रहेगी, मेरे को लास्ट में तो मिलेगी। ठीक है। लास्ट को तो मैं मांगूंगा ना, जब कनेक्शन हटवाऊंगा मैं कल को, तो मैं हम्म। मांग सकता हूँ उससे। वो बात अलग है, कोई मांगे या ना मांगे भूल जाता है तब तक तो सब। हाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेरा खर्चा है, खर्चा है। खर्चा है। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो मेरा डायरेक्ट है, अदरवाइज फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है। ध्यान जैसे देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, ठीक है जी। फैक्ट्री चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, हाँ जी हाँ। फैक्ट्री नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, हम्म। नॉमिनल आएगा फिर तो फैक्ट्री वो। में तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल को खर्चे में उसमें लेंगे जो मार्जिन में लेना होगा। हाँ, ऊपर प्रॉफिट एंड वो ट्रेडिंग में, हाँ। ट्रेडिंग में मगर हम डायरेक्ट अपनी मान शॉप लूंगा वगैरह उसको। में उसको खर्चे में नहीं ले सकते। हाँ हाँ, हमारे आपकी ज्वेलरी की दुकान है, वो तो हाँ। इलेक्ट्रिसिटी तो जलना ही है, ग्राहक आए ना आए इलेक्ट्रिसिटी तो हाँ जी हाँ जी। जलेगी, वो तो हाँ जी। फिक्स है। पर प्रोडक्शन तभी होएगा, परचेज तभी होएगा
मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी जब बिजली जलेगी, हाँ जी, बिजली नहीं जल रही तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। ठीक है। ठीक है, वो लिंक है एक Factory दूसरे में, से। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ठीक है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता है। नहीं लगता सर, चेक करना आज। ठीक है, अच्छा, सेव कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा टेलीफोन की भी सिक्योरिटी जमा कराई थी, तो टेलीफोन का भी बिल आएगा हमारे आने वाले टाइम में। हाँ जी। टेलीफोन पे लगता है हमारा जीएसटी। ठीक है, तो एंड मोबाइल वगैरह के भी खर्चे आ जाते हैं इसमें? बिल्कुल आता है, अलाउड है सब पे, 18% जीएसटी है। अगर मोबाइल आपने, के बिल वगैरह तो आते ही नहीं। सर मोबाइल के बिल नहीं आते, अगर आप बिल लोगे उनसे, आप इंटीमेट करो उसे कि मेरे को फर्म के नाम पे बिल आना चाहिए मेरा। हम रिचार्ज करवाते हैं उसके भी बिल आ जाते हैं? नहीं, रिचार्ज के नहीं आते, रिचार्ज के लिए तो आप उससे बिल कटवा सकते हो जिससे रिचार्ज कूपन ले रहे हो। अच्छा, जैसे हम अपने आप रिचार्ज कर रहे हैं उसके निकाल सकते हैं हम, उसमें निकल जाएंगे वो तो, हाँ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। हाँ। अगर मैंने टेलीफोन एयरटेल वाले को इंटीमेट कर रखा है, भाई मेरे को जीएसटी नंबर ये मेरा है, मेरे को जीएसटी बिल चाहिए क्योंकि मेरे को 18% इनपुट लेना है, ठीक है, तो वो बिल देगा पक्का। ठीक है, ठीक है। हर बार बिल में जीएसटी लग के आएगा और आपका जीएसटी नंबर भी आएगा एड्रेस के साथ लिखा हुआ। टेलीफोन भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। एप्लीकेबल यस, क्या रेट है उस पर ये लिख लेते हैं। परचेज टैक्सेबल है मेरी, परचेज ही होती है एक टाइप की। जीएसटी में हमेशा परचेज और सेल वर्ड यूज होता है हमेशा सारी जगह। अच्छा। ठीक है, इसको ये नॉर्मल परचेज मत मानना। हम्म, ठीक है, सर्विस है, सेव कर दिया यस। ठीक है, ये टेलीफोन हो गया हमारे पास। कार्टेज आउटवर्ड सेल है हमारे पास, सेल हुई है तो उसके ऊपर किराया भाड़ा भी लगेगा। हाँ और जी, किराया भाड़ा हमने ये सोच रखा है कि हम ही बियर कर लेंगे उसे, हम ही हाँ पे जी, करेंगे हमेशा। कार्टेज आउटवर्ड्स। ठीक है, कोई हाँ जी, छोटी सी लेबर है दिहाड़ी वाली, उसको बोलते हैं हम जा वहाँ पे सामान छोड़िया, इस पे जीएसटी नहीं लगता हमारे लिए। ठीक है, हाँ जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हम नोट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि कभी 100 रुपये दे दिए, कभी 200 रुपये दे दिए, तो हमें रिवर्स चार्ज में भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। हम्म, कार्टेज आउटवर्ड हो गया। ट्रैवलिंग, कहीं मेरे को घूमने जाना है बिजनेस पर्पस के लिए, उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। ठीक है जी, ठीक है जी। परचेज से लिंक नहीं है मेरा कोई, इससे ट्रैवलिंग करूँ ना करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अगर ट्रैवलिंग पे इनपुट अलाउड नहीं है, जीएसटी के रूल पढ़ोगे आप, ट्रैवलिंग के बिल्स पे जितने भी इनपुट लगा होगा वो अलाउड नहीं है। फिर वो तो खर्चे में डालें या नहीं डालें, अब मर्जी है। हाँ, तभी जीएसटी नोट एप्लीकेबल कर दिया मैंने, इस पे इनपुट नहीं लेना मेरे को इसका। ठीक है, सीधा मैं खर्चे में बुक कर दूंगा, जितने का भी बिल आएगा 1000 रुपये प्लस जीएसटी 18% लगा होगा, 1180 रुपये मेरा पूरा का पूरा खर्चा है। जैसे ट्रैवलिंग में हम होटल वगैरह लेते हैं उसमें तो जीएसटी लगता है, वो हाँ, वो इनपुट रिटर्नेबल अलाउड नहीं होता? नहीं है, रिटर्नेबल नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। कोई बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस करा मैंने, कोई एक हाँ। मीटिंग करी मैंने, सभी अपने क्लाइंट्स को बुलाया हम्म, ऑफिस के उधर, कोई भी किसी रेस्टोरेंट में, सब मैंने मिलके मीटिंग करी, कुछ खर्चा आया उसका। हम्म, मीटिंग का खर्चा तो आएगा ना, रेस्टोरेंट को भी देना होगा, कुछ प्रोजेक्टर वगैरह लगाए वहाँ पे खर्चे आए, हाँ जी। उसका टोटल बनाया हमने, उसको एक्सपेंस बना दिया हमने बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। कोई क्लाइंट आ गया मेरे ऑफिस में, हाँ जी। दोपहर का टाइम था, भैया चलो भाई खाना वाना मंगवा लिया हमने बाहर से, अच्छा हम्म, क्लाइंट है, पहली बार आया, मेरे को बिजनेस देगा आने वाले टाइम में, ये सारे खर्चे हैं मेरे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। हम्म। ठीक है जी, इस पे कोई इनपुट अलाउड नहीं है, इस पे भी कोई इनपुट नहीं है? अलाउड नहीं है, जीएसटी रूल अच्छा, मना करता है, ये चीजों का इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा। पर लोग ले रहे हैं आजकल, गलती से ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है जी। जिनको नहीं पता वो ले लेते हैं, हर चीज का ले लेते हैं वो गाड़ी हम्म। स्कूटर का भी ले लेंगे। ठीक हाँ, है, वो यही है, चल रहा है तो चल रहा है। चल रहा है, पर जिस दिन केस खुलेंगे उतने से डबल अमाउंट उधर दे के आओगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी फिर। पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो हरास करेगा ना पेनल्टी के लिए, हाँ जी, हाँ। हरासमेंट भी तो होगी। अब हमने ऑफिस में कुछ काम करवाया, बिल्डिंग थी हमारे पास, कुछ टूट फूट हो गई थी ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी। तो उसको हमने रिपेयर कराया, हम्म, बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उस वो भी इनडायरेक्ट है मेरे, डायरेक्ट नहीं है। हाँ जी।
इस पे जीएसटी हमारे को ना लगाया था, लेबर आई थी, थोड़ा वो सीमेंट मंगवा लिया था, करा करू के हमने बेच दिया। कोई बड़ा काम नहीं था, कोई जीएसटी नहीं था। और बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं मिलता इनपुट हमें पहले बार। फर्नीचर वगैरह पे नहीं मिलता? फर्नीचर में मिलता है, बिल्डिंग पे नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। बिल्डिंग जो है इमूवेबल एसेट है, इमूवेबल एसेट, किसी भी इमूवेबल एसेट पे जीएसटी अलाउड नहीं है। ठीक है। ठीक है, मिसलिनियस हो गया। अरुणा ने बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, लगा रखे हैं ना। हाँ जी, अब उसको पैसे चाहिए भी ड्यूरिंग द ईयर। अब हाँ क्या जी, वो अपने आप से सैलरी ले सकती है बिजनेस में से? ले सकती है वो अपने आप भी। अपने आप में सैलरी कैसे लेगी वो? अपनी किताबों में एक तरफ इनकम करेगी और एक तरफ खर्चे डालेगी। नहीं, अपने नाम से सैलरी भी डाल सकती है वो तो। नहीं, सैलरी नहीं बोलेंगे सर, हम उसे बोलेंगे उसने ड्राइंग करी, विड्रॉ करा बिजनेस में से। हाँ, ड्राइंग विड्रॉ किया ड्राइंग, आपने। हाँ विड्रॉ करा। मान लो वो ठीक- 50,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना कुछ भी हाँ ले रही है, हाँ। वो अपने नाम से विड्रॉ दिखाएगी, खर्चा अब नहीं दिखाएगी। वो विड्रॉ दिखाएगी। अगर सपोज करो वो खर्चा दिखाती है, पूरे साल में 6 लाख का प्रॉफिट आया मेरे पास, हाँ, अगर वो कहते हैं नहीं मेरा तो ना सेल्फ ड्राइंग मत दिखाओ, मेरा तो सैलरी दिखाओ 50,000 रुपये महीने की, हाँ, हमने सैलरी डाल दी, हाँ, हम हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं था, उसने सैलरी डाल दी, ठीक है। क्या बिजनेस का प्रॉफिट जीरो है? भैया 6 लाख का प्रॉफिट आया था, सैलरी ठीक दे है, दी, छह वो लाख रुपए बिजनेस की जीरो, प्रॉफिट जीरो में चला जाएगा। वो तो प्रॉफिट जीरो हो गया मेरा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते। अरुणा और अच्छा, अरुणा की प्रोप्राइटरशिप फर्म अरुणा से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्या मैं अपने जैसे आप को जैसे सैलरी मैं दे सकता हूँ? प्रोप्राइटर हूँ अपनी फर्म में, हैं? तो मैं सैलरी नहीं ले सकता? नहीं, सैलरी नहीं ले सकते आप प्रोप्राइटर हो, आप सैलरी नहीं लोगे, आप विड्रॉ करोगे बस। अच्छा, ठीक है। उसको दिखाना नहीं दिखाना अलग बात है। हाँ, आप सैलरी नहीं लोगे, हर महीने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लो, वो बात अलग है, ठीक वो है। आपकी ड्राइंग है। ठीक है, उससे आपकी कैपिटल कम होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। सैलरी मतलब तो ये हो गया मेरा खर्चा डल गया, खर्चा डल गया तो प्रॉफिट कम हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो प्रॉफिट तो मेरा जीरो हो गया। क्या मैं हम्म, अपने आप को सैलरी दे सकता हूँ? नहीं। नहीं दे सकते हम अपने को ठीक सैलरी। है, तो सैलरी नहीं बनेगा इसमें, मेरा क्या बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट। हम अपने पार्टनर को भी सैलरी नहीं दे सकते? पार्टनर को दे सकते हैं, फर्म पार्टनर। अलग होती है पार्टनर से। अच्छा, पार्टनर को तो एक हो सकता है, एक पार्टनर 20,000 रुपये महीना लेता हो सैलरी, एक लेता हो 40,000 रुपये महीना। जैसे मैसेज को दिखाया हुआ है उनकी पेमेंट लगी हुई है, उनको क्या ब्याज दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ब्याज मिसिस को तो दे सकते हो आप, सैलरी भी दे सकते हो इन्हें, वाइफ को तो। अच्छा, अच्छा, प्रोप्राइटर अपनी वाइफ को सैलरी दे सकता है, अच्छा। उसे अगर एम्प्लॉय दिखा रखा है हमने अपने बिजनेस में तो सैलरी भी दे सकते हैं हम उसे। एम्प्लॉय दिखा के सैलरी दे सकते हैं? हाँ जी, अलाउड है। ठीक है। और ठीक उनका है, जो पैसा लगा हुआ है उसका इंटरेस्ट अलग देंगे? उसका इंटरेस्ट अलग दे दो, लोन दिखाते। ठीक, ठीक है ना। ठीक है। ड्राइंग हमारा क्या चीज है? ड्राइंग कहाँ पे एडजस्ट होता है? कैपिटल से। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कैपिटल से। ड्राइंग हमारी कैपिटल को कम करता है। अब तो 6 बज गए सर। हाँ जी सर, 6 बज गया, बस खत्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है इसलिए है। हाँ, नहीं क्लोज हो जाएगा ना, यहाँ तक सारे लेजर क्रिएट हो गए हैं। हाँ, नहीं, ठीक। मजे से आ रहा है। ठीक है, लेजर क्रिएट करना हमने सीखा सबने। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी किसी प्रकार की? ठीक है, अब इसको करेंगे, थोड़ा सा कोशिश कर करके करेंगे तो। हाँ, कोई दिक्कत है। हेलो। कौन से वाला छोटा कॉलम? हाँ जी, वो जीएसटी वगैरह का कॉलम कैसे आया था जी? कौन से वाले में? आप इसमें जो दिखा रहे थे ना, जीएसटी वगैरह का कॉलम आ रहा था, जीएसटी यस नो करने का यस नो छोटा करने सा का कॉलम आया था एक। फीचर में, हाँ, अकाउंटिंग फीचर में ये आ गया, हाँ, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन मंगला वाले की, यस नो ये रहा। हाँ जी। स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन यस करना है या नो करना है? हम्म, यस करेंगे तो हमारी जीएसटी की डिटेल मांगने लग जाएगा। ये वाला। नहीं सर, ये वाला नहीं करना था इसमें। अभी जो आप कर रहे थे। लेजर क्रिएशन में, लेजर क्रिएट करते हुए हमारे हाँ, लेटर क्रिएट करते हुए जो साइड में थे ना कॉलम, लेजर क्रिएट करा हमने जीएसटी डाल रहे थे। परचेज का, हाँ जी। परचेज जीएसटी @ 28%। अगर होनी चाहिए 28% वाली परचेज करी मैंने, परचेज ग्रुप होएगा मेरा।
अच्छा अच्छा। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस है, जीएसटी एप्लीकेबल है यस है, जीएसटी की डिटेल डालनी है, इसमें अल्टर करना है मेरे को, यस कर दिया मैंने इसे, यही वाली। हाँ जी। इसे परचेज टैक्सेबल कर दिया हमने, इधर इंटीग्रेटेड में 28 डालना है, अपने आप 14 अपने आप ले लेगा यहाँ पे, और इसे गुड्स है मेरा सामान है तो यस कर दिया हमने। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, चलो सर, थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, बता दूंगा। ठीक हाँ है, ठीक है जी। ओके। पंकज कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है ना? ठीक है सर। हेमंत ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आ गया ना? चल ठीक है।